सभी लोग ने हेडिंग डाल दी है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाने के बाद हम लोग को क्या करना होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो पहले लिखना ही पड़ता है, तो ये हर बच्चा जानता है। अब हम लोग साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। अब आप कहोगे सर साइन एक्स का ग्राफ हर बुक में इस तरह से बना रहता है, लेकिन हमें इस ग्राफ में ये नहीं समझ में आता कि आप लोग पॉइंट्स इतनी जल्दी जल्दी कैसे लिख लेते हो, और आप लोग क्वाड्रेंट वाइज इतनी जल्दी जल्दी कैसे समझा लेते हो, और आप लोग भूलते क्यों नहीं। जैसे सर ये ग्राफ आपको याद है, वैसे हमको क्यों नहीं याद हो रहा है। और सर जाहिर सी बात है, अगर हमें साइन एक्स का ग्राफ नहीं आया तो क्लास 12th में हम साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो साइन एक्स से ही बनता है। तो अभी हमने एक पीरियोडिक ग्राफ बनाया है, दिस इज द कॉल्ड पीरियोडिक ग्राफ। पीरियोडिक ग्राफ क्या होता है, पीरियड आपने पहले भी सुना होगा कि कोई भी ग्राफिकल नेचर एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अगर रिपीट होता है तो उसे हम कहते हैं कि वो ग्राफ पीरियोडिक है। जैसे साइन एक्स का ग्राफ पीरियोडिक होता है, उसका पीरियड 2 पाई होता है, वो 2 पाई के बाद फिर से अपने नेचर को रिपीट करता है। अब आपने कहा कि सर इसको वेरीफाई करिए कि वाकई में साइन एक्स का ग्राफ है। तो हमने कहा हम आपको हमेशा के लिए एक तरीका बता देते हैं, जैसे आप y इज इक्वल टू साइन एक्स का ये ग्राफ बनाए हो। सबसे पहले अपने मन में सोचो, जब x 0 होता है तो साइन 0 0 से ही होता है। इसका मतलब ये 100% है कि साइन 0 तो हर बच्चा वैल्यू जानता है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से ही पास करेगा। तो अपने दिमाग से ये हटा दो कि ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं करेगा, तो ये 100% ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि x 0 डालने पे y 0 ही आता है। उसके बाद जब हम x 90 डिग्री डालते हैं, यानी कि π/2 डालते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो π/2 पर इसकी वैल्यू क्या आती है, 1। तो दिस इज द पॉइंट जिसको हम लोग लिख रहे हैं +1। ये मैंने अभी जस्ट आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है +1। जरा ग्राफ ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें एक बात नहीं सारी चीजें आपको बताता चला जाऊंगा। अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हम लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है π/2, 1। अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो कोऑर्डिनेट में तो लिख सकते हैं दिस पॉइंट इज π/2, 1। इसका मतलब हम x में π/2 चलते हैं, y में 1 चलते हैं। अब आप कहोगे सर ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये नेक्स्ट पॉइंट आप कैसे सोच लेते हो। आप मन में कोई टेक्निक बता दो ताकि हम भी खड़े होकर कहीं भी पॉइंट लिख लें, क्योंकि हम आप जैसे नहीं लिख पाते जल्दी जल्दी। तो हमने कहा बेटा फिर तो इसका एक शॉर्टकट है, आप मन में एक नंबर एज्यूम कर लो n π/2। मन में एक नंबर एज्यूम कर लो n π/2। जब n की जगह 0 डालोगे तो तुम ओरिजिन पे खड़े होगे, n की जगह 1 डालोगे तो π/2 आ जाएगा, n की जगह 2 डालोगे इसमें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, n की जगह 3 डालोगे तो 3π/2 हो जाएगा, n की जगह 4 डालोगे तो 2 2 जा 4, 2 पाई हो जाएगा। 5 डालोगे 5π/2 हो जाएगा, 6 डालोगे 3 पाई हो जाएगा। तो इसका मतलब आपने देखा कि सर ये पॉइंट अब तो बहुत जल्दी जल्दी लिखे जा सकते हैं, और हर ग्राफ में आपको यही काम करना होगा, अपने मन में एक नंबर n π/2 एज्यूम कर लिया करो, n की जगह 0 डाल करके ग्राफ बनाते चले जाया करो। और हाँ, पीछे वाले पॉइंट्स लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, ये -π/2 है, ये -पाई है, इतना ही आप पीछे भी लिख सकते हो जितना आप पीछे जाना चाहो। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि साइन एक्स का जो ग्राफ है, अगर आप उसको क्लास 11th के रूल से भी कंपेयर करें तो भी कंपेयर हो रहा। और क्लास 11th का थोड़ा सा फंडा समझते हैं। क्लास 11th में क्या पढ़ाया जाता था, आप लिखते थे ASTC, ऐसे पढ़ाया जाता था ना क्लास 11th में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, मतलब 0 से π/2। फिर π/2 से पाई में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव। यस यस गुड। और हाँ ओके यस बेटा ओके, 0 π/2 पाई, उसके बाद आप 3π/2 लिखते थे, और यहाँ पर आप 0 के साथ 2 पाई भी लिखते थे। यानी कि आप इसको तो देख के याद कर ही सकते हो कि साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। यानी कि 0 से 180 के बीच में साइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये तो आप जानते ही हो। तो क्या मैंने ग्राफ में कुछ और किया है, मैंने ग्राफ में भी तो वही किया है। मैंने 0 से 180 के बीच में ग्राफ को क्या दिखाया है, ऑलवेज पॉजिटिव। अब आप कहोगे सर दिखाओ तो एक बार ट्रेस करके, ये देखो 0 से 180 के बीच में इसकी वैल्यू जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। आप चेक कर लो, ये देखो मैंने आपको वैल्यूज लेकर के दिखाया। तो 0 से 180 के बीच में ये बिल्कुल वैसा ही मैंने किया है जो आप जानते हो अकॉर्डिंग टू क्लास 11th ASTC रूल। मैंने कुछ नया काम नहीं किया।
ओके, तो ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी कि साइन किस तरह से यहाँ पर वेरी करता है। अब हम लोग यहाँ पे जनरल रूल अगर देखते हैं या कुछ और भी रूल्स बनाना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो अगर हम कुछ यहाँ पे पॉइंट्स ऑब्जर्व करें, जैसे साइन 0 पे 0 है, साइन पाई पे भी 0 है, साइन 2 पाई पे भी 0 है। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ आपका क्या कर रहा है, ये ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। कभी भी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को कट करता है तो वहां पर y की वैल्यू 0 हो जाती है, और y क्या है, साइन x के बराबर है ना। यानी y इक्वल टू साइन x में जब x 0 होता है तो y 0 होता है, x पाई होता है तो वो 0 होता है, साइन x में x अगर 2 पाई होता है तो वो 0 होता है। तो बच्चों अगर हम इसको जनरल इंटरप्रिटेशन से लिखना चाहें तो हम लिख नहीं सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं साइन n पाई इज 0, जहां पर n होता है आपका सेट ऑफ इंटीजर्स, जहां पे n किसको बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब वो इंटीजर्स 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है। लेकिन हम ये इंटरप्रिटेशन तो सीख ही गए हैं कि जो साइन n पाई होगा वो ऑलवेज क्या होगा, वो 0 होगा। इसीलिए कभी कभी आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको बिना बताए कोई कैलकुलेट करता भी नहीं है और तुरंत लिख देता है कि साइन 5 पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, और आपको समय लगता है उसको करने में। क्यों? क्योंकि आप तो उसको ASTC रूल से बार बार कैलकुलेट करते हो, तो उसको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा अपने ग्राफ को देखो और उसके कुछ ऑब्जर्वेशन सीखने की कोशिश करो। एक बार नहीं आएगा, दूसरी बार वो हमेशा आपका ऑब्जर्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि साइन n पाई जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो मैंने कहा इस ग्राफ का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। यानी ये 2 पाई के बाद अपने नेचर को फिर से रिपीट कर रहा है। क्या वाकई में कर रहा है? तो हम 2 पाई पे एक एक्सिस ड्रॉ करके देखते हैं। हाँ यस, 2 पाई के बाद बिल्कुल वैसा ही ग्राफ बन रहा है जैसा ओरिजिन से बन रहा था। इसका मतलब इसका पीरियड क्या है, 2 पाई। यानी 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो हम यहां पर क्या कहते हैं, हम कहते हैं जो साइन 2 पाई प्लस थीटा होगा वो साइन थीटा होगा। बल्कि हम इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, हम कहते हैं साइन 2n पाई प्लस थीटा, वो भी साइन थीटा होगा, जहां पर n क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। इससे हमको पता पड़ता है कि हमारा ग्राफ क्या है, पीरियोडिक ग्राफ है जिसका पीरियड क्या है, 2 पाई। यानी 2 पाई के बाद वो अपना नेचर रिपीट करता है। पीरियड क्या होता है, एक ऐसा स्मॉलेस्ट इंटरवल जिसके बाद वो अपना नेचर रिपीट करे। तो साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। कॉस एक्स का भी पीरियड क्या होता है, 2 पाई। ठीक है, ओके। बाय द वे अगर आप क्वाड्रेंट से देखना चाहें तो आप क्वाड्रेंट से भी देख सकते हैं कि साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है, क्योंकि 2 पाई प्लस थीटा किस में आ जाएगा, वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है। क्यों भाई? तो ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अब हम आपको और कंफ्यूज करते हैं साइन एक्स के ग्राफ में, लेकिन इससे पहले आपसे पूछ लेते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वरना हम अपनी स्पीड धीरे करें। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आ रहा है तो मेरे को बता दे, मैं अपनी स्पीड अभी भी धीरे कर लूं। नहीं सर, ओके सर, ओके, तो ठीक है। सही। तो बच्चों हम लोग ओके, तो बच्चों हम लोग यहाँ से आगे फिर और कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा और इसमें मजा लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कशन को लेकर, क्योंकि डोमेन और रेंज बहुत ही कॉमन सा वर्ड होता है और ये सिर्फ साइन एक्स नहीं, ये हर जगह यूज किया जाता है। तो हमें डोमेन और रेंज देखनी है, किसकी, साइन एक्स की। अब डोमेन का मतलब हिंदी में क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन विच फंक्शन इज डिफाइंड। मतलब y इज इक्वल टू साइन एक्स में हम x क्या क्या डालें ताकि y की वैल्यू हमेशा रियल मिलती रहे। ओके, तो बच्चों अपने आप को सिर्फ म्यूट कर लीजिएगा। ओके, मैं दोबारा फिर से रिपीट करता हूँ। डोमेन का मतलब हम नोट क्या करेंगे, यही हम फिजिक्स केमिस्ट्री, हम फिजिक्स पूरा नोट करते हैं, केमिस्ट्री पूरा नोट करते हैं। ओके ओके बच्चे, जो भी है अपने आप को म्यूट कर लीजिए जरा। नोट देंगे, मैथ्स नोट। ओके, तो मैंने कर दिया है।
तो बच्चों मैं क्या बता रहा था, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि साइन एक्स की डोमेन क्या होती है। तो कोई बच्चा बता सकता है साइन एक्स की डोमेन क्या होती है? सर ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स। तो उस बच्चे ने क्या देखा, इस बच्चे ने ग्राफ देखा और डोमेन बता दी। कहता है सर आप ही ने तो बताया कि डोमेन का मतलब होता है एक्स की ऐसी वैल्यूज डालो जिससे वाई की वैल्यू हमेशा रियल मिलती रहे। तो सर वो आप डालते रहिए, हमेशा मिलेगी। ये देखिए सर, आप यहां से एक्स डालेंगे तो भी उसकी रियल वैल्यू मिलेगी, यहां से एक्स डालेंगे तो भी उसकी रियल वैल्यू मिलेगी, यहां से एक्स डालेंगे तो भी उसकी रियल वैल्यू मिलेगी, यहां से एक्स डालेंगे तो भी उसकी रियल वैल्यू मिलेगी। इसीलिए इसकी डोमेन क्या होती है? डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स। तो साइन एक्स की डोमेन क्या हुई? ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या होती है? तो कहोगे सर इस ग्राफ में बहुत ही एक कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम जितने भी एक्स डालते हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, इसकी रेंज आएगी -1 से +1। तो यानी ये अपनी वैल्यूज जो है -1 से +1 की से कभी भी ज्यादा एक्सीड नहीं करता है। मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। तो बच्चों ये तो साइन एक्स का ग्राफ है। तो साइन एक्स के ग्राफ के बारे में आपको अब पूरा आइडिया पड़ चुका होगा कि जिस तरह से साइन एक्स के ग्राफ को हम फॉलो करते हैं उसी तरीके से धीरे 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 सारी स्ट्रेटेजीज दूसरे ग्राफ्स के लिए भी बनाते चले जाते हैं। ओके, तो अब हम लोग पार्ट जो दूसरा डिस्कशन करने जा रहे हैं वो दूसरा डिस्कशन होगा थोड़े डिफिकल्ट टाइप ऑफ फंक्शंस का, क्योंकि साइन एक्स को तो आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग दूसरा फंक्शन का जिक्र करते हैं। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक दूसरा ग्राफ जिसे हम लोग कहेंगे sec x। हम लोग बनाएंगे sec x का ग्राफ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद y = sec x। सर हाँ यस बेटा बोलिए। सर डोमेन में ऑल रियल नंबर्स लिया है आपने। हाँ सर यस बेटा। उसमें ऑल इंटीजर्स क्यों नहीं लिया है? ओके, मैं फिर से आपको बताता हूँ, सुनिए हमारी बात। अभी आप लोग के दिमाग में ये ऐसा चल रहा है कि सर डोमेन इसकी सारे इंटीजर्स ना देकर के सारे रियल नंबर्स क्यों लिया। ओके, अगर मैं सारे इंटीजर्स लेता डोमेन में तो सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? तो तुम कहोगी सर 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ये सारे इंटीजर्स होते हैं। तो सर सारे इंटीजर्स कहां पर होंगे, जरा इसको ट्रेस करो। यहां पर तुम कहोगी सर पाई 3.14 होता है, सर कहीं 1 यहां कहीं होगा, 3.14 से पहले 3 यहां पर होगा, 4 कहीं यहां पर होगा। तो हमने कहा जरा इंटीजर्स पर वैल्यूज निकालो क्या आ रही है। तुम कहोगे सर इंटीजर्स पे जो भी वैल्यू आएंगी वो सर -1 से 1 के बीच में ही आएंगी जो भी वैल्यूज आएंगी। तो हमने कहा क्या इंटीजर्स के अलावा अगर हम कोई नंबर डालते हैं तो ये क्या अपनी कोई वैल्यू नहीं दे रहा है? तुम कहोगे सर एग्जैक्टली दे रहा है। ये देखिए सर, ये इंटीजर्स के अलावा हम दूसरे नंबर भी डाल लें, इसकी वैल्यू तो लगातार आ रही है। तो इसका मतलब साइन एक्स में एक्स तो हम कुछ भी डालते रहे। ये देखो हम नंबर लाइन पे रेंडमली कहीं भी खड़े हो करके कोई भी नंबर डाल लें और इसकी वैल्यू मिलती चली जा रही है। तो इसका मतलब ये इंटीजर्स पे तो डिफाइंड है ही, लेकिन इंटीजर्स के अलावा जो दूसरे नंबर्स हैं उन नंबर्स में रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, जो भी सारे नंबर्स होंगे उन पे वैल्यूज ये दे रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंटीजर्स पे भी डिफाइंड है, दूसरे नंबर्स पे भी डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सारे रियल नंबर्स पे डिफाइंड है। ओके यस सर। तो ये डाउट फिर दोबारा बताएं। तुम्हारा नाम क्या नाम है बेटा आपका? आरती? सर अनुष्का। अनुष्का। तो अनुष्का बेटा दोबारा बताना है। नो सर क्लियर हो गया। अभी भी पूछ लो, मैं रुका हुआ हूँ, मैं कहीं नहीं भागूंगा बहुत तेज। तुमको अभी भी पूछना है तुम फिर से पूछ लो, हम दोबारा बताने के लिए रेडी बैठे हैं। नो सर क्लियर है। ओके सर। यस बेटा। सर आज तो फंक्शंस की क्लास थी, फंक्शंस बेसिक की निर्मल हाँ तो सर। बेटा अभी एक्चुअली में आपने शायद क्लास लेट ज्वाइन की है। जब मैंने क्लास स्टार्ट किया तो मैंने मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों से वो बताया कि फंक्शंस एक बहुत बड़ी वैरायटी होती है। तो मैंने बच्चों से पूछा कि फंक्शंस में हम लोग इनइक्वालिटीज स्टार्ट करते हैं, तो बच्चों ने कहा कि नहीं सर इनइक्वालिटीज मत स्टार्ट करिए, हम लोग को पहले ग्राफ बता दीजिए फंक्शंस में।
तो मैंने उनसे पूछा कौन सा ग्राफ बताना है, तो बच्चों ने कहा कि सर पहले वो sin x cos x tan x ये वाले ग्राफ बताइए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x mod x ये वाले ग्राफ बताइए। तो हमने बेटा वहीं से चालू किया, यानी sin x के ग्राफ से चालू किया, और sin x का ग्राफ फंक्शंस में ही आता है, और इस फंक्शंस को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो हमने यहीं से चालू किया है। ओके सर। ठीक है, और जो आपकी डिमांड हो तो आप अपनी डिमांड आगे बताइएगा, आपकी डिमांड धीरे धीरे पूरी की जाएगी। पहले तो आप ये देखिए आपको sin x का ग्राफ आता भी है कि sin x का ग्राफ आपका छूट गया? नहीं सर, आता है, तो ठीक है। तो सभी बच्चे जिनको sin x का ग्राफ आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो फिर उनके लिए काम है, वो सभी बच्चे y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ बनाते हैं। चलिए सभी बच्चे y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ बनाए। y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ एक बहुत ही बेसिक सा ग्राफ होता है। फंक्शंस बेटा इतना बड़ा चैप्टर होता है कि अगर मैं उसको 1 महीना पढ़ाऊंगा तभी वो जाकर के कंप्लीट होगा, एक दिन में थोड़ा ना होता। फंक्शन इज द ह्यूज वैरायटी, उसमें सब कुछ आता है, लॉग आता है, इनइक्वालिटीज आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है, फ्रैक्शनल पार्ट आता है, सिग्नम एक्स आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। फंक्शन इज द ह्यूज पार्ट, फंक्शनल इक्वेशंस आती है। तो अभी हम लोग ने जो मेजॉरिटी आपने कहा कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ से चालू करिए, तो मैंने वहीं से चालू किया। ओके तो बच्चों यहां से सबसे पहले हम लोग 10x के ग्राफ को बनाने के लिए क्या करते हैं, इस तरह से सपोर्टिंग लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये सपोर्टिंग लाइंस आपको भी ड्रॉ करनी होती है। अगर आप इस तरह से सपोर्टिंग लाइंस नहीं बनाएंगे तो आपका ग्राफ बहुत ही तेजी से गलत हो जाएगा। तो 10x के ग्राफ के लिए आपको ये सपोर्टिंग लाइंस बनानी पड़ेगी, तो आपका ग्राफ थोड़ा ठीक ठाक बनके तैयार हो जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ 10x। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा ओरिजिन। अब बच्चों सभी जानते हैं कि 10x का ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं। इसके लिए हम x की जगह 0 डालते हैं, तो 10 0 0 होता है, और 10 π/2 क्या होता है? इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है कि ग्राफ आपका इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा मतलब पैरेलल टू y एक्सिस। इसको क्लियर करना, इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, दैट मींस पैरेलल टू y एक्सिस। तो यहाँ पे पॉइंट्स हम लिखते क्या है? 0 π/2 पाई, 3 π/2, 2 पाई। ये पॉइंट्स तो मैंने आपको एक झटके में लिखना सिखाए हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आप एक झटके में खुद लिख सकते हैं, मेरी आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 10x। चलिए सबसे पहले हम 10x के ग्राफ को बनाते हैं। तो 10x का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखिए 10x का ग्राफ आपकी स्क्रीन पे बनता है। This is a graph of y is equal to 10x। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं, ये जो ग्राफ है ये y is equal to 10x का ग्राफ है। तो आप भी अपनी कॉपी में बना सकते हैं। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to 10x। तो ग्राफ y is equal to 10x का आपकी स्क्रीन पे बन चुका है, और अगर आप ध्यान से देखें तो इस ग्राफ का जो पीरियड है वो पाई है। क्या है? पाई। क्योंकि ये 0 से पाई में अगर आप ध्यान से देखें तो पाई के बाद ये अपना नेचर फिर से रिपीट कर रहा है। सभी बच्चे ध्यान दें, सभी बच्चे इधर ध्यान दें। ये देखिए ये 0 से पाई के बीच में हम जो ग्राफ ट्रेस कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 0 से पाई के बीच में ट्रेस किया गया ग्राफ सिर्फ इतना है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पाई के बाद बिल्कुल हूबहू वैसा ही ग्राफ स्टार्ट हो रहा है जैसा कि ओरिजिन यानी कि 0 से हुआ है। तो इस ग्राफ का पीरियड क्या होता है? पाई। ठीक है, तो sin x cos x इन ग्राफ के पीरियड होते हैं 2 पाई, लेकिन 10x के ग्राफ का पीरियड होता है पाई। ठीक है, यानी कि 10 पाई प्लस x क्या होता है? 10x होता है, और ये आप ASTC से देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ का पीरियड क्या हुआ? पाई। ठीक है, तो 10x का ग्राफ में ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि मैं आपको बहुत ज्यादा समझाऊं। आप तो देख ही रहे हो कि इसमें जो है ग्राफ में आपको क्या क्या इंडिकेशंस दिखाई दे रहे हैं। मेन तो अभी ये है कि आपको ग्राफ की ट्रेस करने आना चाहिए। बाकी जब क्वेश्चंस बनेंगे तो उसको हम लोग समझेंगे, लेकिन अगर आपको ग्राफ ट्रेस ही नहीं करने आता है तो फिर तो क्वेश्चन तो बहुत दूर के काम हो जाएंगे। सर यस बेटा।
सर ये जो 10x का ग्राफ बना है, अगर हम इसमें देखें तो ये 0 से इंक्रीज होके उसके बाद मतलब क्या डिक्रीज हो रहा है या नहीं, मतलब 0 से पाई बाई 2, periodically? देखो बेटा 0 से पाई बाई 2 में ये लगातार क्या कर रहा है, देखो इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। 0 से पाई बाई 2 में पहले ये इंक्रीजिंग है और उसके बाद पैरेलल सर आवाज नहीं आ रही। So your voice is not coming. ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं जो ग्राफ बना रहा हूं ये y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। अगर मॉड के अंदर नंबर पहले से ही पॉजिटिव है तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा, और मॉड के अंदर का नंबर अगर नेगेटिव है तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा। अब यहां पर काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर ये आपने गलत लिखा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कैसे ये सही है। बच्चे हमसे कहते हैं कि सर ये बताइए कि आपने बताया कि मॉडुलस का रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो आपने मॉडुलस का रिजल्ट -x क्यों लिखा है, वो तो एक नेगेटिव हो गया। हमने कहा वो -x नहीं है, वो पॉजिटिव ही नंबर है। ओके, कैसे? हमने कहा देखो बेटा, इधर ध्यान दो। अभी आप क्या कर रहे थे जब आप छोटी क्लासेस में थे, आप लिख रहे थे कि अगर 100 का मॉडुलस है तो आप 100 लिख रहे थे ना। लेकिन आप 100 के मॉडुलस को 100 क्यों लिख रहे थे? क्योंकि 100 पॉजिटिव था तो वो एज इट इज बाहर निकल आया। लेकिन अगर -100 है तो आप उसका रिजल्ट तो भी 100 लिख रहे हो। क्यों लिख रहे हो? क्योंकि आपने उस नंबर में क्या मल्टीप्लाई किया? माइनस मल्टीप्लाई किया, तभी तो वो पॉजिटिव हुआ। क्योंकि मॉडुलस का रिजल्ट आपको पॉजिटिव बनाना था, और पॉजिटिव बनाने के लिए आपने -100 में माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस, और मॉडुलस का रिजल्ट हो गया पॉजिटिव। और यही काम तो मैंने यहां पे भी किया है कि अगर x पॉजिटिव है तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसका मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा। लेकिन अगर x नेगेटिव है तो भैया x नेगेटिव होने का मतलब क्या है? x -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। अब उसका रिजल्ट पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? -x पॉजिटिव हो जाए। बोलो ये बात कितने लोगों को समझ में आई? यस सर प्लीज। सबको समझ में आई? सर एक और बात, यस सर। ओके, तो बेटा इसमें हम एक और बार ऐसा क्या बता दें, आपको बताना पड़ेगा कि आपको डाउट कहाँ पे आ रहा है, बताइए। सर हाँ सर जब आपने बताया कि -1 से इंटू कराते हैं, हाँ तो सर जब आप यहाँ पे बता रहे थे x इज लेस देन 0, और जब हाँ। ये -x लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा आपने बताया था, वो बता दीजिए। अच्छा बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि मैं बड़ा बड़ा बना देता हूं। ये देखो, इसका जो रिजल्ट होता है बेटा वो पॉजिटिव रिजल्ट होता है। अब इस रिजल्ट को पॉजिटिव कैसे बनाओगे? अगर अंदर का नंबर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे? उस नेगेटिव नंबर में क्या मल्टीप्लाई करोगे? माइनस मल्टीप्लाई करोगे, तो वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, क्योंकि अगर x अगर नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव कैसे बनेगा? जब हम उसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस मल्टीप्लाई करते ही वो पॉजिटिव हो जाएगा।
बोलो भाई। यस सर। ओके, हाँ बेटा बताइए। सर हाँ सर हाँ माइनस एक्स में सर माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स नहीं लिख सकते हैं? हाँ, उसको आप माइनस को ब्रैकेट में भी लिख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब आप डबल साइन ऐसे लगा के लिखना माइनस चाह, का। हाँ मतलब आप -1 इंटू एक्स अगर ऐसे लिखेंगे तो वो -x ही आएगा, ये मतलब वो, ठीक है। यस सर। ओके, तो बच्चों आपको ये बात हमेशा याद करनी होगी, और अभी भी ना समझ में आए तो पूछ लो, क्योंकि ये बात सब बड़े बड़े क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाएगी, और हर टीचर आपके सामने यही करेगा, कहेगा कि एक मॉड की ओपनिंग करो, एक बार मॉड को पॉजिटिव साइन से ओपन कर लो, एक बार मॉड को नेगेटिव साइन से ओपन कर लो, तब आप कहोगे ये क्या हो रहा है। तो इसलिए इस बात को यहीं पे समझ लो कि अगर मॉडुलस के अंदर का नंबर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। अगर मॉडुलस के अंदर का नंबर नेगेटिव है तो उसको आप पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, माइनस मल्टीप्लाई करके। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, मतलब -x को देख करके ये ना सोचो कि वो नेगेटिव हो गया है, वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि x भी नेगेटिव है और नेगेटिव बाहर भी है तो वो पॉजिटिव ही हो गया, ये इसका मतलब है। तो इसलिए y इज इक्वल टू मॉड x की जो डेफिनेशन होती है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जैसा आपको हमने अभी बताया, ठीक है। ओके, अब आप कहोगे सर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो भी बता दीजिए, तो जस्ट मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता रहा हूं। देखिए, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आपको हमेशा जिंदगी भर याद रखना होगा, क्योंकि ये एक ऑब्वियस तरीके से यूज किया जाएगा। सबसे पहले कहोगे सर आपको y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाना है, तो चलो y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाते हैं। ये y इज इक्वल टू x का ग्राफ होता है जिसका स्लोप 1 होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये y इज इक्वल टू x का ग्राफ है। अरे सर y इज इक्वल टू x का ग्राफ उतने रीजन में बनाना है जहां पर x पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव कहां पर है, यहां पर है ना x पॉजिटिव, यहां पर। तो जितने रीजन में x पॉजिटिव है उतने रीजन में y इक्वल टू x का ग्राफ बनाइए, यानी ये वाला ग्राफ हटा दीजिए। तो आपने अभी किसका ग्राफ बनाया, y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाया जब x क्या है, पॉजिटिव है। बोलो भाई, समझ में आया? यस सर। अब आप कहोगे सर y इक्वल टू -x का ग्राफ, सर हमको तो सर y इक्वल टू पता ही नहीं, -x का ग्राफ आप बनाते कैसे? अगर बेटा ग्राफ नहीं बनाने आता है तो कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, आप ग्राफ बना लोगे। जैसे x लेस देन 0 है, कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, x 0 लोगे तो y 0 हो जाएगा, और ले लो x -1 ले लोगे तो y कुछ और आ जाएगा, x -2 ले लोगे तो y कुछ और जाएगा। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन y इज इक्वल टू -x बनता कैसे? ये होता है y इज इक्वल टू -x, ये मैंने बनाया। लेकिन सर इसको कहां बनाना है, जब x नेगेटिव है, तो x नेगेटिव कहां पर है, यहां पर है। तो नेगेटिव वाले x वाले रीजन में y इक्वल टू -x का ग्राफ बनाना है, यानी कि इस वाले ग्राफ को रिमूव कर दो, क्योंकि उधर वाला ग्राफ तो x पॉजिटिव वाले रीजन में चला गया है। यानी कि आपके सामने एक नीट एंड क्लीन ग्राफ बन करके तैयार हो चुका है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x। यानी आप आज के बाद आपसे कोई भी कहे y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाओ, तो आप तुरंत ऐसा ग्राफ बना के खड़ा कर दो, ये ग्राफ होता है। सर यस बेटा बताइए। सर एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव एक्स का बनाना जरूरी रहता है क्या? यस बेटा, बिल्कुल ओवरऑल, क्योंकि आप मॉडुलस ऑफ x का पूरा कंप्लीट ग्राफ बनाएंगे, यानी कि आप उसको पूरी तरीके से डिफाइन करेंगे हर x के लिए, हर x के लिए, चाहे वो x कहीं से कहीं तक भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया, चलो मैं एक और भी ग्राफ आपको बना के दिखाता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरी इसमें कोई सेटिंग नहीं है, मैं दूसरा ग्राफ भी बनाता हूं। पहले ये देखो, ये समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, ये समझ में आ गया तो हम दूसरा करते हैं, इसी पे ही कितना लिखेंगे, गंदा हो जाएगा फिर ग्राफ ही। ओके हाँ बताइए बेटा। सर जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, जैसे 3x
3x माइनस 5x हाँ। प्लस 2 का ग्राफ बनाना है। हाँ हाँ हाँ, तो सर जो थे वो बिना कुछ सॉल्व करे बना देते थे। तो सर कोई ट्रिक होती है क्या इसको बनाने की? हाँ बेटा ट्रिक होती है बनाने की, वो मेरे को समय देना पड़ेगा, धीरे धीरे हम सिखा रहे हैं, अभी तो सिर्फ मॉडल एसएक्स का ग्राफ बनाया है, अभी रुको सब बता रहे हैं धीरे धीरे करके, वेट करो। चलो पहले इस बच्चे की डिमांड सुन लेते हैं। बच्चा ये कह रहा है कि हमारे मास्टर साहब जो है मॉड देखते ही ग्राफ ट्रेस कर लेते हैं। ऐसा कैसे वो कर लेते हैं? क्योंकि सर हमने देखा कि हमारे सर ने क्या किया, y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ तुरंत बना लिया, और सर हम देखते रह गए कैसे बनाया। तो बेटा इसकी ट्रिक क्या होती है, मैं आपको ट्रिक समझा देता हूँ, समझिए। करना सर, क्या होता है, यस बेटा बताइए। लीनियर इक्वेशन का सर, स्ट्रेट हाँ लाइन लीनियर इक्वेशन हो चाहे मॉड एक्स साइन एक्स हो, खूब सारे हो सकते हैं ग्राफ, सबकी ट्रिक एक ही होती है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1, कोई भी हो ग्राफ। देखिए बच्चों करना क्या होता है, जैसे आपको मान लीजिए y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाना है, तो पहले आप क्या करो, y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाओ, फिर y इज इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ बनाओ, फिर y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बनाओ, या डायरेक्टली आप y इज इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ बनाइए, फिर मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ बनाइए। अब इसको बनाने के सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन अगर आप शॉर्टकट से चलोगे तो शॉर्टकट ये कहता है कि सर पहले आप x एक्सिस y एक्सिस बनाइए, फिर मैं आपको बताता हूं। ये देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। चलिए सबसे पहले हम y इज इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ बनाते हैं। तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ कैसे बनेगा, कोई बता सकता है? कहोगे सर बहुत आसान है, तो कोई बता सकता है। जब x 0 डालेंगे तो y माइनस 1 होगा, तो x 0 डालेंगे तो y माइनस 1 होगा, यानी कि ये पॉइंट होगा, क्यों भाई? और जब y 0 डालेंगे तो x 1 होगा, यानी कि ये पॉइंट होगा। ये दो पॉइंट्स मिल गए, इनको आपस में ज्वाइन कर लो, ये ग्राफ हो जाएगा किसका? ये ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 1 का। लेकिन आपको बनाना किसका था? मॉड x माइनस 1 का। तो आप याद रखिए कि कभी भी आप अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं और आपको उस फंक्शन पे अगर मॉडुलस लेना है, क्या लेना है? मॉडुलस लेना है, तो उसके ग्राफ में आपको क्या करना पड़ता है, एक्स एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ का पोर्शन है उसको रफ कर देते हैं और उसकी मिरर इमेज ऊपर बना देते हैं। ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं दोबारा फिर से बता रहा हूं, सभी बच्चे इधर ध्यान दें। ये जो ग्राफ अभी आपने बनाया था, ये जो अभी आपने ग्राफ ट्रेस किया था, ये ग्राफ किसका था? ये तो आप समझ ही गए, ये ग्राफ किसका था? y इज इक्वल टू x माइनस 1 का। ठीक है, इतना समझ में आया? तो आप इसको लिख लो, ये y इज इक्वल टू x माइनस 1 का है, वरना ये आप समझ ही नहीं पाओगे। अब आपको उस पे मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि अगर आप शॉर्टकट मारना चाहते हो तो x एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ का पोर्शन है उसको रफ कर दो और उसकी मिरर इमेज x एक्सिस के अबाउट बना लो, यानी x एक्सिस को बना लो शीशा जिसमें तुम अपना चेहरा देखते हो। तो शीशे से तुम जितना पास आओगे तो तुम्हारी नाक भी उतनी पास आएगी, शीशे से जितना दूर जाओगे तुम्हारी नाक भी इतना दूर जाएगी। तो अगर x एक्सिस अगर शीशा है तो x एक्सिस के नीचे जो ग्राफ का पोर्शन है उसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी? कहोगे सर ऐसे बनेगी, बनेगी ना? यस सर। ऐसे बनेगी। तो सर नीचे वाला पोर्शन कौन सा है? ये वाला। ये देखो मैंने बिगाड़ दिया, तैयार हो गया ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। बोलो भाई, तो ये एक ट्रिक होती है ग्राफ को बनाने की। तो पहले आपके पास जो भी फंक्शन हो उसका ग्राफ बना लीजिए और बनाने के बाद नीचे वाला यानी x एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ का पोर्शन रफ कर दीजिए और उसकी मिरर इमेज ऊपर की तरफ बना दीजिए, ग्राफ बन करके तैयार हो गया। और आप कहोगे मान लो हम सर शॉर्टकट नहीं लगाते हैं, आपके जैसे करते हैं एक एक करके, तो हमने कहा भैया तो भी बन जाएगा। सर आपके जैसे करें एक एक करके? करो। कैसे करोगे? सर हम तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बनाना है, और सर हम आपकी तरह सोचेंगे। क्या सोचेंगे?
कि अगर मॉड के अंदर का नंबर अगर पॉजिटिव है तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा, और अगर मॉड के अंदर का नंबर निगेटिव है तो उसका मॉड निगेटिव साइन से खुलेगा। यानी सर ये क्या निकल के आया, थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। ये आएगा x-1 जब x क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 1। x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब x ग्रेटर इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, और जब x लेस देन 1 होगा तो ये -x+1 होगा। तो इसका मतलब आप देखो, आपने यही तो किया है कि जब x 1 या 1 से बड़ा है तो आपने कौन सी लाइन बनाई है, x-1 की, और जब x 1 से छोटा है तो आपने लाइन कौन सी बनाई है, 1 - x की। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 1 - x। तो अगर आप शॉर्टकट से चलोगे तो शॉर्टकट भी रेडी है, लॉन्ग कट से चलोगे तो लॉन्ग कट भी रेडी है। तो धीरे धीरे होता है। सर 3x - y का बनाना होता है। 3x - y का मॉडुलस, सर मॉडुलस नहीं, नॉर्मल। 3x - y का ग्राफ, मतलब y = 3x - y। यस तो y सर, = 3, 3x - मतलब y = 0 का ग्राफ। 3x - y = 0 का ग्राफ। तो ये तो Yes. y = 3x हो गया ना। y = 3x तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होती है। तो y = 3x का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होती है बेटा। y = mx के जितने भी ग्राफ होते हैं वो तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होती है। और अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो x की जगह 0 डाल दो तो y 0 आ जाएगा, x की जगह 1 डाल दो तो फिर कोई पॉइंट आ जाएगा। तो ग्राफ तो वैसे ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बताओ बेटा। यस हाँ, तो 3x - y = 0 ये कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी नहीं। y = mx फॉर्म की जितनी भी स्ट्रेट लाइंस होती हैं ये सब ओरिजिन से पास करती रहेंगी, और कुछ में कुछ नया काम थोड़ी नहीं होगा। सर y इक्वल्स टू मॉड्यूलस साइन x वाला आप बता रहे थे। अच्छा हाँ, ये भी बता देते हैं, बिल्कुल बता रहे। हम बता बहुत कुछ सकते हैं, बस मेरे कुछ हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। सर ठीक है तो ना? इसमें भी तो साइन एक्स के मतलब जो भी एक्स है जो निगेटिव वाले होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। हाँ मतलब ये देखो, तो इस बच्ची ने सही बताया, कह रही है कि सर कुछ नहीं करना है, पहले आप y = sin x का ग्राफ बना लीजिए, फिर उसका आप मॉडुलस ले लीजिए। तो सर इतने डिटेल वर्जन में आप क्यों पढ़े, सीधा सीधा शॉर्टकट से ही बना लीजिए। देखो हम शॉर्टकट से बनाते हैं लेकिन इतना साफ सुथरा बनाएंगे कि आपको शक नहीं होगा। ये देखो, ये sin x का ग्राफ। तो बेटा ज्यादातर ग्राफ ना हम लोग 0 से 2 पाई में ही बनाते हैं, ये तो अभी आपको समझा रहे हैं इसलिए ज्यादा बड़ा ग्राफ बना देते हैं। ये sin x का ग्राफ, 0 π/2 पाई, 3 π/2 2 पाई, -π/2 -पाई -3 π/2 -2 पाई। अब इसने कहा कि मॉडुलस ऑफ sin x का ग्राफ बनाओ, तो हमने कहा वेट करो अभी बना के देते हैं। नीचे एक एक्सिस फिर से बना लेते हैं और सारी सपोर्टिंग लाइंस नीचे ले आते हैं। ये सपोर्टिंग लाइंस सारी नीचे उठा के ले आते हैं ताकि हम एग्जैक्टली वही ग्राफ बना लें, ताकि आप उसको कंपेयर भी कर पाए कि ये ग्राफ कैसे रियलिटी में बना। ये देखो मैंने सारे पॉइंट्स सपोर्टिंग पॉइंट्स में नीचे ले आया। अब क्या करेंगे, क्योंकि सर वही वाली ट्रिक आप वाली क्या करेंगे, नीचे वाला ग्राफ जो भी एक्स एक्सिस के नीचे है उसको बिगाड़ देंगे और ये sin x का ग्राफ बन करके तैयार हो जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस ऑफ sin x। पॉइंट्स लिखना, क्या हुआ बेटा? यस सर, क्लियर। अरे सर -π से 0 वाला तो नहीं होगा ना, वहां पे ग्राफ ही नहीं होगा।
मॉडुलस। ध्यान से सुनो बेटा, मॉडुलस का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। पहले अपने दिमाग में ये ऐसा फिट कर लो। अब चाहे तुम x उसमें कुछ भी डालते रहो, कोई भी रियल नंबर -∞ से लेके +∞ तक, या उसकी डोमेन का कोई भी नंबर हो वो उसमें डालते रहो, उसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। तो तुम बेटा अगर यहाँ पे क्रॉस चेक करो तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही तो आ रही है। देखो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ये देखो क्रॉस चेक कर रहे हैं हम। चाहे आप -π से 0 में करो, चाहे कुछ भी करो, x अगर निगेटिव होगा तो भी उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, और अगर x पॉजिटिव होगा तो भी उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। अच्छा सर, जो -2π से लेके -π है उसकी मिरर इमेज -π से लेके 0 की है। हाँ यस बेटा, जो भी ग्राफ का नीचे का पोर्शन होता है उसको रफ करोगे और उसकी मिरर इमेज आप ऊपर बना दोगे। भाई जो पहले से पॉजिटिव है उसको थोड़ा ना छेड़ेंगे, वो तो पहले से ही पॉजिटिव है। जो निगेटिव है उसे आपको पॉजिटिव करना है, तो हम क्या करते हैं, नीचे का पोर्शन रफ करते हैं, उसकी मिरर इमेज ऊपर बना देते हैं। बस इतना सा काम करते हैं। ओके सर। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। और किसी को पूछना है? सर हाँ हाँ पूछते रहो। सर y इज इक्वल टू 10x में सर जैसे परपेंडिकुलर ग्राफ बनाया था, क्योंकि 10 90 0 इन्फिनिटी था, हाँ हाँ, तो सर y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ कैसे बनेगा? किसका बेटा? y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ आगे cos x cos x का? हाँ अभी बना सर देते हैं, cos, वेट करो। यस सर, हाँ, बना देते बना दे रहे हैं, वेट करो। तो बच्चों अब हम लोग एक ग्राफ ट्रेस करने जा रहे हैं। उस ग्राफ का नाम है y इज इक्वल टू cos x। चलो, क्योंकि एक बच्चा मेरा नाम पूछ रहा है। बेटा मेरा कोड जो है MPM है, मेरा मतलब MPM का मतलब होता है मैथ्स, P का मतलब है पंकज, M का मतलब है मोटवानी। मैथ्स पंकज मोटवानी नाम है, ठीक। तो y इज इक्वल टू cos x। तो बच्चों हम लोग y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ कैसे बनाते हैं समझिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम लोग cos x का ग्राफ ना बना करके sin x का ग्राफ बनाते हैं। आइए, cos x का ग्राफ ना बना करके हम लोग पहले sin x का ग्राफ बनाते हैं। आप भी स्केल वगैरह यूज कर लीजिए, ऐसा ना सोचिएगा कि हम जादू कर रहे हैं। ये मेरे पास इसमें वो है, सॉफ्टवेयर है, उसकी वजह से मैं बना लेता हूँ एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके। तो हम y इज इक्वल टू पहले sin x का ग्राफ बनाएंगे और उससे cos x का तुरंत बन के तैयार हो जाएगा। बहुत जल्दी हो जाता है। देखो मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हम डायरेक्ट cos x का बना लें तो फिर तो आप नहीं बना पाएंगे। देखिए 0 पहले बना लेते हैं हम। ये तुम्हारा हो गया sin x का ग्राफ। ये देखो, ये मैंने sin x का ग्राफ बना दिया। अब तक तो तुम लोगों को रट गया होगा इसका ग्राफ, 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। ठीक है, 2 पाई के आगे क्या होता है 5 π/2। यहाँ लिख दो -π/2 -π -3 π/2 -2 पाई। ये बना दिया ग्राफ। अब बच्चों हम लोग इसकी हेल्प से दूसरा ग्राफ बनाएंगे cos x, और बनाने से पहले क्या करेंगे, सपोर्टिंग लाइंस बनाएंगे, क्योंकि सपोर्टिंग लाइंस के बिना ग्राफ बनेगा ही नहीं, अटक जाएगा। क्योंकि बच्चों जहां पर साइन वैल्यू अपनी 0 लेता है वहां पर कॉसेक वैल्यू क्या लेगा, 1/0। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के लिए मैंने अभी आपको बताया था ना कि इन्फिनिटी कोई बनाया थोड़ी ना जाता है, दिखता थोड़ी नहीं है। उसके लिए तो ग्राफ को पैरेलल टू y एक्सिस बनाना पड़ता है। चलिए बच्चों बनाते हैं। तो बच्चों ये तो आप लोग समझते ही होंगे ऑब्जर्वेशन से, अगर साइन 90 पे 1 होता है तो कॉसेक 90 पे भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। बस जहां जहां 0 और पाई जहां जहां पे वो 0 होता है वहां पर वो अनडिफाइंड होगा, यानी ग्राफ आपका 1/0 यानी कि
पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये अब जो मैं आपके सामने ग्राफ ट्रेस करता हूं, यही ग्राफ है बच्चों आपका y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स का। ऐसे आप बनाएंगे, ठीक है, कोशिश करिए बनाने की। लाइन को पैरेलल टू y एक्सिस बनाना है, ऐसे बनाएंगे आप, ठीक है। यस सर। सर कॉसेक एक्स वाला ये फिर एक्सप्लेन कर दिए। कॉसेक एक्स वाला फिर से एक्सप्लेन कर दे, अभी कर देते हैं, वेट कर लें। सर ऐसे ही सेक एक्स का भी बन जाएगा। हाँ यस बेटा, अब आपने ट्रिक लगा ली कि ऐसे ही सेक एक्स का भी बनाएंगे। पहले कॉस एक्स का बना लेंगे तो फिर सेक एक्स का बन जाएगा। तो आपका जो, अच्छा एक बच्चा पूछ रहा सर ये बना कैसे, एक बार फिर से बता दो। चलो मैं दोबारा बताता हूँ बच्चों। ये y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाना है। इसको बनाने के लिए पहले हम ये सोचेंगे कि ये साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, क्योंकि कॉसेक और साइन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, ठीक है, क्योंकि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो बच्चों जहां जहां पहले हम साइन एक्स का ग्राफ बना लेंगे, वो तो अब आपको आता ही है। तो साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए बाद आप क्या करेंगे, जहां पर जैसे आप अपने मन में सोचिए कि अगर साइन 90 पे 1 होता है तो कॉसेक 90 में भी तो 1 होगा, मतलब 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है ना। लेकिन बात बिगड़ेगी कहां पर, बात बिगड़ेगी वहां पर जहां पे साइन अपनी वैल्यू 0 ले रहा होगा, क्योंकि अगर साइन 0 पे 0 है तो कॉसेक 0 क्या होगा, 1 अपॉन साइन 0, यानी कॉसेक 0 की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 0, यानी कि इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि आपको ग्राफ क्या करना होगा 0 पर, पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्या करेंगे, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो बच्चों जहां जहां पे साइन अपनी वैल्यू 0 ले रहा है पाई के मल्टीपल्स पे, वहां पर हम अपने ग्राफ को पैरेलल टू वाई एक्सिस करेंगे और आपका ग्राफ बनके फिर तैयार हो जाएगा। और जब आपका फाइनल ग्राफ बनके तैयार हो जाए तो आप ये अपने ग्राफ को एक डिफरेंट कलर से शेड कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपका जो आपके सामने ग्राफ बन के आया है, यही ग्राफ आपका y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स का है। यही आपकी बुक्स में डायरेक्ट बना हुआ। तो आप इसको डायरेक्ट नहीं बना सकते, इसको बनाने के लिए पहले आप y इज इक्वल टू साइन एक्स बनाइए, फिर कॉसेक एक्स बनाइए। नहीं समझ में आया? सर क्लियर है। ये देखो, ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ठीक, और कॉसेक एक्स का ठीक उसके ऊपर बना है। और हमें ग्राफ साइन एक्स का थोड़ा ना बनाना है, हमें कॉसेक एक्स का बनाना है। तो ये देखो साइन एक्स का मैंने रिमूव कर दिया। तो तुम कहोगे सर क्या सेक एक्स का बना दें? अरे सेक एक्स का बनाओ अपनी कॉपी में, गलत होता है तो हम बताते हैं। सब लोग बनाओ अपनी कॉपी में, सेक एक्स का ग्राफ बनाओ सब लोग अपनी कॉपी में। भाई कुछ तो समझ में आया होगा, तो सेक एक्स तो बनाओ, गलत होगा तो हम बताएंगे। आराम से बनाइए, मैं कोई फोन से निकल करके आपके घर पे थोड़ा आ जाऊंगा, आराम से बनाओ। ओके, ऋषिता भी इस क्लास में बैठी है, तो ऋषिता से तो काफी दिनों बाद मुलाकात हुई है। ऋषिता तुम क्लास में हो ना बेटा? यस सर। तो तुमको समझ में आया कुछ? यस सर, समझ में आ गया। ये तो तुम्हारा तो रिवीजन हो गया होगा एक तरह से। यस सर। ओके, तो चलो बच्चों अब हम लोग चलते हैं आगे कॉसेक एक्स की तरफ। नहीं, कॉसेक एक्स तो बन गया, सेक एक्स की तरफ। सेक एक्स का ग्राफ y इज इक्वल टू सेक एक्स। देखो एक ग्राफ में कई सारे और भी ऑब्जर्वेशन होते हैं। मैं तो अभी आपको ग्राफ ट्रेस करना सिखा रहा हूं, फिर मैं आपको ऑब्जर्वेशंस भी बताऊंगा। धीरे धीरे करके सीखोगे, एक बार में सारी चीजें नहीं होती। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कॉस एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनता होगा? कॉस एक्स का ग्राफ भी साइन एक्स की तरह होता है, बस साइन का ग्राफ ओरिजिन से पास होता है, कॉस का ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं होता है, क्योंकि कॉस 0 0 नहीं होता है, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। हाँ, तो बच्चों आप बता सकते हो कि कॉस एक्स का ग्राफ कैसा फंक्शन है? कहोगे सर ये तो एक ऐसा फंक्शन है
जो वाई एक्सिस के जैसे राइट हैंड साइड में बना है वैसे ही वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में बना है। यानी कि सर ऐसे फंक्शंस जिनका ग्राफ सिमेट्रिकल होता है अबाउट वाई एक्सिस, ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? इवन फंक्शन। तो cos x का ग्राफ कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। कहोगे सर इवन फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन का मतलब होता है कि अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाए तो फंक्शन इवन है, लेकिन अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए तो फंक्शन ऑड है। लेकिन cos x का ग्राफ कैसा है? इवन है। और इवन वाले ग्राफ की क्या प्रॉपर्टी होती है? वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं। यानी कि y एक्सिस का जैसा राइट हैंड साइड में बना होगा वैसा ही लेफ्ट हैंड साइड में बना होगा। बोलो भाई, समझ में आया? तो तुम कहोगे सर यस सर। cos x अगर इवन है तो cos ऑफ माइनस एक्स इज cos x, यस। लेकिन sin x ऑड है क्योंकि sin x का ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। आप ध्यान से देख लो, इसलिए sin ऑफ माइनस एक्स माइनस sin x होता है। आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपने 11th में ये यूज किया होगा कि sin ऑफ माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है ड्यू टू इस ग्राफिकल नेचर। अब आप देख सकते हैं कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि अगर सिमेट्रिकल होता तो जैसा y एक्सिस के राइट हैंड साइड में होता वैसे लेफ्ट हैंड साइड में होता। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में अगर बनता हुआ दिखाई देता तो कैसा होता ये? तुम कहते बिल्कुल ये कमल के फूल या ऐसे समझो एक दरबार की तरह दिखाई देता, लेकिन ऐसा है नहीं है। ये देखो ऐसा ग्राफ होता तो sin x का ग्राफ भी सिमेट्रिकल होता, लेकिन ऐसा है ही नहीं, है ना? सर आपने कंडीशन क्या बताई थी? क्या बेटा? अच्छा लिखी हुई है सर तो ठीक। हाँ आपके सामने सब लिखा हुआ है। ओके तो जीरो पाई बाई टू पाई, क्या कह रही हो बेटा? सर आप इसका पीडीएफ भेजेंगे? पीडीएफ? यस सर। बेटा नोट करो हमारे साथ, पीडीएफ हम देखेंगे। सर आपको पर्सनली मैसेज कर देंगे। चलो अच्छा करना फिर हम। थैंक यू। 0 माइनस पाई बाई टू माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई टू माइनस, ठीक है ओके। सर इन सबके डोमेन रियल नंबर्स होगा ना? हाँ बेटा डोमेन रेंज एक्चुअली मैंने एक ग्राफ में सिखाई, बाकी मैं और भी सिखाऊंगा। डोमेन का मतलब ऐसे cos x की डोमेन देखेंगे तो वो सारे रियल नंबर्स है, और cos x की रेंज देखेंगे तो वो -1 से 1 होती है। तो cos x और sin x की डोमेन बिल्कुल सिमिलर होती है ना? ये चीज। यस सर। अब हमको क्या करना है? हमें बनाना है sec x का ग्राफ। तो sec x का ग्राफ तो अब तक सब बच्चों का बनके तैयार हो गया होगा। यस सर। यस सर बन गया। तो बनाने के लिए सबसे पहले अगर आप स्केल वगैरह यूज कर रहे हैं, प्रॉपर पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरी इतनी स्पीड धीरे है, क्योंकि अगर आप खुद से भी कॉपी में कर रहे होंगे तो आपको आने लगेगा। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आप जब तक अपनी कॉपी में नहीं करेंगे वो आपको नहीं आएगा। इसलिए कॉपी में आप जरूर हमारे साथ करिए धीरे धीरे, वरना आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, बिना लिखे कभी नहीं आता है, तो आपको लिखना जरूर पड़ेगा, वरना ये एक आपका एक मूवी शो बन जाएगा, जो कि मूवी शो आपको कुछ 1-2 दिन के लिए याद रहेगा। फिर ये मूवी शो आप भूल जाएंगे कि एक शो हुआ था, उसमें ऐसा ऐसा कुछ किया गया था। तो चलो बच्चों हम बना लेते हैं एक रफली ग्राफ, उससे आइडिया पड़ जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, जहां पर 0 होगा वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वहीं पे ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस बन के तैयार हो जाएगा। पैरेलल टू y एक्सिस बन करके तैयार। तो जहां पे ये cos की वैल्यू 0 होती है वहीं पे ग्राफ आपका पैरेलल टू y एक्सिस बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब तो आप समझ गए होगे भैया, बहुत धीरे धीरे Yes, कराया। यस सर। क्योंकि मैं ये भी होता है ना कि खूब सारा पढ़ने से फायदा नहीं होता है, आप कम पढ़िए लेकिन उतना आपको आना चाहिए।
चलिए, तो ये बच्चों बन गया आपके सामने sec x का ग्राफ। अब आपका ओरिजिनल ग्राफ आपके सामने आ चुका है। तो मैंने सपोर्ट के लिए जो ग्राफ बनाया था उसको हटा दीजिए, ये मैंने हटा दिया। ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया, y इज इक्वल टू sec x का ग्राफ। ये देखिए, ये पहले था और ये आपका बाद में हो गया। ठीक है, अब हम इसको रफ कर देते हैं। सर अगर कॉटेक्स का बनाएंगे हाँ, कॉटेक्स का भी बन जाएगा। तो सर वो तो ओरिजिन से ही सर वो गलत हो जाएगा। हाँ हाँ सर तो वो फिर तो 1 पे होगा ना। हाँ, चलो ये होमवर्क में डाल दो, मैं अगले टाइम पे डिस्कस कर दूंगा। कॉटेक्स का ग्राफ अपने सभी बच्चे मेरे को बना करके भेजेंगे और मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया। एक ग्राफ तो होमवर्क में डाल ही देते हैं। सभी बच्चे कॉटेक्स का ग्राफ अपने आप बनाएंगे और बना करके मेरे को भेजेंगे, तो मैं उसको चेक करके बताऊंगा, और गलत होगा तो मैं नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करूंगा। तो आपके सामने काफी सारे मैंने ग्राफ बना करके रेडी किए हैं। अब मैं एक ऐसे ग्राफ की तरफ चल रहा हूँ जिसमें ज्यादातर बच्चों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो कहते हैं कि हमारा मैथ्स मेरे से हो ही नहीं पा रही है, पता नहीं क्या है ऐसा मैथ्स में। तो अगला ग्राफ के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मेरे को अभी भी बता दीजिए कि ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जिसको इनइक्वालिटीज में प्रॉब्लम हो। इनइक्वालिटीज में प्रॉब्लम हो तो वो अभी भी मेरे को बताए, मैं इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। इनइक्वालिटीज मतलब जैसे सब बच्चे यहाँ पर हेडिंग डालिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हेडिंग डाल सकते हैं। और सबसे पहले हम इसको समझाने के लिए आपको कुछ बातें बताते हैं। इसकी मैं कोई आपको डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाला हूं, क्योंकि डेफिनेशन दुनिया भर की किताबों में हर जगह लिखी है। मैं आपको समझाता हूं ये है क्या। पहले देखिए, नाम है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में GIF भी कहते हैं। क्या कहते हैं? GIF भी कहते हैं। और इसका एब्रीविएशन कुछ इस तरीके से होता है, लाइक दिस। इसको हम लोग कहते हैं, जैसे इसके अंदर x भी डाल सकते हैं तो कहेंगे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। साइन x इसके अंदर डाल देंगे तो कहेंगे इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन x, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन x। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहना एक बड़ा सा शब्द हो जाता है, उसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं इंटीग्रल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x भी हो सकता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन x भी हो सकता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉस x भी हो सकता है। तो तुम कहोगे सर इसके नाम के आगे तो इंटीग्रल लगा हुआ, तो इसका रिजल्ट ऑलवेज क्या होगा? एक इंटीजर ही तो होगा। तो आपको ये बात ये सबसे पहले दिमाग में बैठानी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आप पढ़ रहे हो तो किसी भी फंक्शन का अगर आप इंटीग्रल पार्ट या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा? एक इंटीजर होगा। अब वो कौन सा इंटीजर होगा उसको देखने के लिए हम आपके सामने एक नंबर लाइन बनाते हैं। ये देखिए एक नंबर लाइन। तो बच्चों आपके सामने एक नंबर लाइन है। ये देखिए मैंने आपके सामने एक नंबर लाइन बना दी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर ध्यान दो बच्चों, मैंने कहा कि आपके पास एक नंबर है जो 1 के बराबर है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? तो तुम कहोगे उसका इंटीग्रल पार्ट तो 1 ही होगा। 1 तो खुद ही एक इंटीजर। जब नंबर इटसेल्फ इंटीजर है तो उसका इंटीग्रल पार्ट तो वही इटसेल्फ नंबर ही होता। कोई कह दे 100 का इंटीग्रल पार्ट बताओ, तो तुम कहोगे वो उसका रिजल्ट एक इंटीजर होता है, वो तो 100 ही होगा।
अब देखो, कोई मनुष्य आया, उस मनुष्य ने कहा कि 1.2 का इंटीग्रल पार्ट बताओ। तुम कहोगे सर 1.2, सर 1.2 कहां पर है? 1 और 2 के बीच में। देखो नंबर लाइन पे आओ, 1 और 2 के बीच में, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 1 होगा। तो तुम कहोगे सर ये क्या फंडा है, 1.2 का इंटीग्रल पार्ट आपने 2 क्यों नहीं लिखा, 1 क्यों लिखा है? तो हमने कहा बेटा, अगर कोई नंबर 1 से 2 के बीच में लाई करता है या 2 से 3 के बीच में लाई करता है, तो हम वो वाला इंटीग्रल पार्ट लेते हैं, वो वाला नंबर का इंटीजर लेते हैं जो दोनों में से कम होता है। जैसे 1 और 2 में कम कौन सा है? 1, तो 1 लेंगे। अगर कोई मनुष्य आ गया इस धरती पे, उसने कहा कि अगर हम 1.99 का इंटीग्रल पार्ट लें, तो 1.99 2 थोड़ी नहीं है, 1.99 भी कहां लाई करेगा? 1 और 2 के बीच में, तो उसका भी इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 1 होगा। तो ध्यान से समझिएगा, कहने का मतलब, अगर आपसे मैं कह दूं कि बताओ मैं 0 से 1 के बीच में खड़ा हूं, तो 0 से 1 के बीच में क्या नंबर हो सकता है? तुम कहोगे सर 0.5 भी हो सकता है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट 0 होगा। 0.9 हो सकता है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट भी 0 होगा। 0.99999 भी हो सकता है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट भी क्या होगा? 0 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर नंबर मान लो 1 से 2 के बीच में लाई करता है, तो इंटीग्रल पार्ट हम वही लेंगे जो दोनों में से कम होगा। तो 1 से 2 के बीच में कौन है? 1। तो 0 से 1 के बीच में 0। लेकिन कोई मनुष्य आ जाए, कह दे 2 है, तो 2 का तो इंटीग्रल पार्ट भैया 2 ही होगा, तो 2 तो खुद ही एक इंटीजर है। फिर से समझो, हम यहां पे खड़े हो गए, इधर देखो -1 से 0 के बीच में। अगर हम -1 से 0 के बीच में खड़े हो गए, तो यहीं पे लोगों को दिक्कत चालू होती है, जिसकी वजह से वो गोड़ देते हैं क्वेश्चन पूरा। तो -1 से 0 के बीच में छोटा नंबर कौन सा है? -1। तो उसका इंटीग्रल ले, -1 से 0 के बीच में छोटा नंबर -1 होगा, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? -1। यानी कि कोई अगर मनुष्य आ जाए, वो कहते हैं -0.5, तो आपको तुरंत बताना पड़ेगा, नंबर लाइन को अपने दिमाग में ट्रेस करके कि नंबर लाइन बनाओ, और पहले सोचो कि -0.5 कहां लाई करता है। तो कहोगे सर -0.5 तो 0 और -1 के बीच में होगा, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? -1 होगा। यही तो आप लोग को समझ में नहीं आता है, और ग्राफ भी गलत कर देते हो, क्वेश्चन भी गलत कर देते हो, कहते हो मैथ्स तो इतनी टफ है कि हम कर ही नहीं पाते। फिर से देखो, -3 से -2 के बीच में खड़े हो, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? हाँ, क्या बात है, -3 होगा एग्जैक्टली। अगर हम -3 और -2 के बीच में खड़े हो जाए, ये देखो यहाँ पे खड़े हुए, अब तुम कहोगे सर ये नंबर है क्या? हमको तो लिखने में भी डर लग रहा, पता नहीं क्या नंबर है। पता है हम ऐसे नहीं लिखते, हम पहले 0 के राइट हैंड साइड में सोच लेते हैं कि 2 और 3 के बीच में कौन सा नंबर हो सकता है। तो तुम कहोगे सर 2 और 3 के बीच में तो मैं बता सकती हूँ, वो 2.1 भी हो सकता है, 2.2 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 2.67 भी हो सकता है, 2.672 भी हो सकता है, 2.673 भी हो सकता है, और ये 2 और 3 के बीच में तो इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो यहां क्या -3 और -2 के बीच में कोई नंबर नहीं लिख सकते हो? तो सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर सर यहां पर 2.67 है, तो यहां पर -2.67 होगा। जितना वो 0 से आगे, उतना ये 0 से पीछे भी तो हो सकता है। तो माइनस अगर 2.67 लिख दे, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? -3 होगा। ठीक है, तो तुम कहो सर ये तो समझ गए। अगर नंबर लाइन दिमाग में ट्रेस कर ले जाते हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ भी आप ट्रेस कर ले जाओगे। ओके, तो कितने बच्चे हैं जिनको अभी भी कुछ भी नहीं समझ में आया मेरा पढ़ाया हुआ? तो फिर मैं दोबारा बता दूं,
आ गया सर। आ गया तो फिर मैं अब इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं। तो फिर इसके ग्राफ के लिए रेडी हो जाइए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ जो आपकी बुक्स में बना रहता है, लेकिन आप लोग उसमें बहुत परेशान होते हो कि ये ग्राफ कैसे बन जाता है, हम तो बना ही नहीं पा रहे हैं। और बनाते हैं इसका ग्राफ। तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है y, ओके, हमें ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, ओके, हमें ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का। कैसे बनाएंगे? कहोगे सर x की वैल्यूज ले लीजिए। चलो भाई x की वैल्यूज ले लेते हैं, बना बनाएंगे किसके लिए? प्लॉट तो कर दें। हाँ, ये प्लॉट कर दूंगा। चलिए सर बनाते हैं। हाँ सर, सबसे पहले सर x अगर हम लेते हैं 0 से 1 के बीच में, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 0। अगर इंटीग्रल पार्ट के अंदर का नंबर, ध्यान से सुनो, अगर इंटीग्रल पार्ट के अंदर का नंबर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो उसका आंसर क्या होगा? 0। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो अभी भी, वरना आप हमसे 2 दिन बाद पूछोगे कि सर ये बताइए कि 0 से 1 के बीच में जो आपने ये डेफिनेशन लिखी है उसमें आपने 0 पर इक्वालिटी लगाई है लेकिन 1 पे इक्वालिटी नहीं लगाई है। ऐसा क्यों सर? 1 पे भी लगा दीजिए। अरे भैया 0 पे भी इक्वालिटी लगा देंगे, 1 पे भी इक्वालिटी लगा देंगे, इसका मतलब x 0 भी हो गया और 1 भी हो गया, तो फिर इंटीग्रल पार्ट तो उसमें दो निकल के आ जाएंगे, 0 और 1। हम Yes. तो एक इंटरवल में खड़े हैं ना, और 0 मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि y इक्वल टू 0 तो मैं ले ही रहा हूं, इसलिए मैंने 0 को इंक्लूड कर दे दिया। ऐसा मत कहना हमसे 2 दिन बाद कि सर 0 पे लगाया 1 पे भी लगा दीजिए, ऐसा थोड़ा ना होता है। 1 पे लगा देंगे तो भैया x 0 भी ले लिया तुमने, 1 भी ले लिया, तो इसका मतलब 0 भी आएगा उसका आंसर, फिर तो 1 भी आएगा, तो फिर तो हम ग्राफ बना चुके। हमें तो ग्राफ एक इंटरवल्स के लिए बनाने हैं, तो पहले 0 से 1 के लिए बनाया, फिर अब क्या करेंगे? कहोगे सर बहुत आसान, 1 से 2 के बीच में लेंगे नंबर तो उसका इंटीग्रल पार्ट 1 होगा। कितना आसान है। और सर अगर x 2 से 3 लेंगे तो उसका इंटीग्रल पार्ट 2 होगा। और अगर x सर -1 से 0 लेंगे तो उसका इंटीग्रल पार्ट -1। और अगर x -2 से -1 लेंगे तो उसका इंटीग्रल पार्ट -2। कितना आसान है, हो गया इंटीग्रल पार्ट का मसला सॉल्व। चलो ग्राफ बना लेते हैं। आओ बच्चों मेरे साथ ग्राफ बनाओ। चलो ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। कहोगे सर सबसे पहले y इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाइए। अब कुछ बच्चे खुश होकर पता है क्या करेंगे? कहेंगे y इक्वल टू 0, ये तो स्ट्रेट लाइन होती है। कौन सी? x एक्सिस। तो सर x एक्सिस बना दीजिए। अब x एक्सिस पूरी ना बनाना, सिर्फ x एक्सिस का उतना पोर्शन लोगे, y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस, सिर्फ आप उतना पोर्शन लोगे जो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो कहोगे सर y इक्वल टू 0, 0 से 1 के बीच में तो सिर्फ इतना ही पोर्शन होगा जिसमें 0 इंक्लूडेड है और 0 से 1 के बीच के नंबर भी इंक्लूडेड है, लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए 1 पे क्या लगा दोगे? एक एरो। फिर से इधर देखो, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, नहीं समझ में आया, y इक्वल टू 1 बनाओ। इधर आओ सब बच्चे, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो सब लोग। y इक्वल टू 1 का ग्राफ ये है पूरा, देखो ये है ना ग्राफ y इज इक्वल टू 1 का। ये पूरा ग्राफ नहीं बनाना है। ये कहां तक बनाओगे? सिर्फ जब x लाई करता है 1 से 2 के बीच में। तो जब x 1 से 2 के बीच में लाई करता है तो ग्राफ तो सिर्फ इतना ही होगा, लेकिन 2 पे एक्सक्लूडेड है इसलिए 2 पे एक्सक्लूड कर दो, क्योंकि x की वैल्यू जब 2 होगी तो फिर वो 1 नहीं होगा। अगर x की वैल्यू 2 होगी तो उसका रिजल्ट भी 2 होगा, क्योंकि 2 तो एक इंटीजर होता है, इसलिए मैंने 2 को एक्सक्लूड कर दिया। यस सर। ओके, तो आगे ग्राफ को बना लो। जैसे ही बनाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि एक सीढ़ी नुमा ग्राफ है, इसलिए हम लोग इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेप फंक्शन। अब आगे सीढ़ियां बनाते चली जाओ, और ये सीढ़ियां जो है ऐसे बनती चली जाएगी।
और एक ये ग्राफ आपका तैयार हो जाएगा, इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। और जिसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का ग्राफ आ जाता है तो वो दुनिया के बड़े से बड़े ग्राफ भी बना सकता है, अगर ये उसको चीज समझ में आए। वो sin x का इंटीग्रल पार्ट, अरे cos x का इंटीग्रल पार्ट, किसी का भी इंटीग्रल पार्ट हो, वो इंटीग्रल पार्ट तो लेकर के चला है। लेकिन पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि बाहुबली बनने से पहले छोटा बाहुबली कैसे बने, तो ये चीज है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको नंबर लाइन मैंने आपको सिखाई कि नंबर लाइन में पहले कैसे सोचो और उसके बाद ग्राफ में कैसे सोचो। इस तरह से ये ग्राफ बनता है। दबा देते हैं। हाँ, क्या हुआ, नहीं समझ में आया? सर आ गया। सब माइनस वाले से समझा दीजिए। अच्छा, अभी बताते हैं। तुमने कहा कि सर ये बताइए, जब x -1 से 0 है तो x -1 से 0 है, तो वो तो दिख ही रहा है नंबर लाइन पे -1 से 0। उसमें ग्राफ है y इक्वल टू -1। चलो हम y इक्वल टू -1 इस बच्चे के कहने पे बनाते हैं। तो y इक्वल टू -1 ये लाइन होती है। इतना तो आपको पता होगा ना कि y इक्वल टू -1 एक लाइन होती है जो पैरेलल टू x एक्सिस होती है और वो -1 से पास करती है। तो ये पूरी लाइन है जो मैंने अभी आपके सामने ट्रेस की है, y इक्वल टू -, लेकिन पूरी नहीं बनानी है। ये सिर्फ जब x -1 से 0 के बीच में होता है सिर्फ उतनी बनानी है। तो -1 से 0 के बीच में तो उतनी बनेगी, और 0 पर क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, क्योंकि आपने 0 थोड़ा दे लिया। अगर x 0 लो लोगे तो इंटीग्रल पार्ट 0 हो जाएगा, लाइन ऊपर खिसक जाएगी। यस सर। तो एक बार में एक ही रिजल्ट आएगा, y की हर बार एक यूनिक वैल्यू आएगी, या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो -1 या तो -। ऐसा थोड़ी नहीं कि y की वैल्यू 0 भी एक बार में बनाना है और y की वैल्यू 1 भी एक ही बार में बनाना है, वो तो बनेगा ही नहीं। यस सर। ओके, ओके, तो बच्चे यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको? यस सर। यस यस सर। सर अब sin x का बना है। हाँ हाँ, अरे बताएंगे बेटा, आप धीरे धीरे आगे तो बढ़ने दो, एक ही बार में कैसे सब सीख जाओगे। साइन एक्स का भी बताए देंगे, समय आने में सब बताएंगे धीरे धीरे, और भी क्लास लगेगी ना, धीरे धीरे बताएंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको जो सबसे डिफिकल्ट ग्राफ के पोर्शन हो सकते थे वो मैंने आपको बताए हैं अभी। हालांकि अभी और भी एग्जिस्ट करते हैं, वो तो धीरे धीरे सिखाऊंगा। अब बच्चे मैं आपको इनइक्वालिटीज पढ़ा देता हूं कि मैं आपको देखूं कि इनइक्वालिटीज का अंदाजा है कि आप ऐसे ही स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि इनइक्वालिटीज कर लेंगे। आओ पहले मैं आपको चेक करता हूं। हेडिंग डालिए सभी बच्चे यहां पर, इनइक्वालिटीज। अरे बाप रे बाप, हेडिंग डालो इनइक्वालिटीज। ये वैसे काफी बड़ा टॉपिक है, ये एक बार में तो खत्म नहीं होगा, इसलिए जब आप लोग दोबारा क्लास लगवाएंगे तो उसमें हम पढ़ाएंगे और भी। चलिए इनइक्वालिटी, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, अगर मैं लिखता हूं x² ग्रेटर देन 60 तो इसका आंसर क्या होगा, जरा आप लोग बताइए। कितने बच्चे बताएंगे कि अगर x² 16 से बड़ा है तो x क्या हो सकता है? कहोगे अरे सर ग्रेटर देन 4। देखो एक बच्चे का आंसर आया, कह रहा x ग्रेटर देन 4। तो बच्चे ने ये जो आंसर बताया है ये x belongs to -infinity to -4 union 4 to infinity। हाँ ये आंसर सही है। ओके, तो अभी ऐसे कितने बच्चे हैं क्लास में जो सोचते हैं कि इसका आंसर x ग्रेटर देन 4 होगा? काफी सारे बच्चे होंगे, लेकिन नाम नहीं बोलेंगे। लेकिन चलो ठीक है, आपको मैं बताता हूं। देखो बच्चों, ये जो इनइक्वालिटीज होती है ना, इनइक्वालिटीज में क्या होता है कि आपको समझना काफी पड़ेगा, तब आप यहां तक पहुंच जाओगे अचानक। इनइक्वालिटीज को करने के लिए पहले आपको वेवी कर्व पैटर्न पता होना चाहिए कि वेवी कर्व पैटर्न क्या है। तो वेवी कर्व पैटर्न के लिए पहले हम लोग अगर एक बार शुरुआत से देख लेते हैं, थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा शुरुआत
से बता रहा हूं, फिर अचानक आपको वेवी कर बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप आगे एक्सटेंड करके क्वेश्चंस करने लग जाओगे। सुनो हमारी, जैसे हमने लिखा है x -1 ग्रेटर देन 0, तो सभी बच्चे जानते हैं कि वो अगर क्लास 10th में 9th में थे तो वो उसको तुरंत लिखते थे कि x ग्रेटर देन 1। लेकिन अगर हम इसको नंबर लाइन के फॉर्मेशन से देखें तो नंबर लाइन के फॉर्मेशन से कैसे देखेंगे? तुम कहोगे सर कि आपको x -1 की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। कैसी वैल्यू चाहिए? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव वैल्यू कब मिलेगी? जब यहां पर x जो होगा 1 से बड़ा पड़ेगा। 1 से बड़ा कैसा? 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1 करोड़, जितने भी x होंगे वो सारे x यानी कि 1 से बड़े, वही इसको सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन अगर हम इसको नंबर लाइन में कन्वर्ट करना चाहें तो नंबर लाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तुम कहोगे सर ये है 1 और 1 से बड़े अगर हम x डालेंगे तो ये फैक्टर x -1 ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और 1 से छोटे x डालेंगे तो ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। और 1 पे क्या होगा? 0 होगा। 0 तो सर चाहिए नहीं। अगर 0 चाहिए होता तो हम x 1 से ही लेना स्टार्ट कर देते। ये तो x -1 0 से बड़ा है, यानी हम आंसर में 1 नहीं लेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या होता है? प्लस इंफिनिटी। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है? माइनस इंफिनिटी। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? अभी तो आपने बताया कि x बिलोंग टू 1 से इंफिनिटी, इसको इस तरह से लिखते हैं, x बिलोंग टू 1 से इंफिनिटी, जिसको आप लोग इस तरह से लिख रहे हैं x ग्रेटर देन 1, उसको आपको इस तरह से लिखने की आदत डालनी होगी, x बिलोंग टू 1 से इंफिनिटी। हो गया आपका आंसर। कहोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम कर ही लेते हैं। हमने कहा अच्छी बात है, कर ले तो भैया दूसरा क्वेश्चन करते। सेकंड पार्ट, सर x -1 x -3। सर यस बेटा बताइए। सर उसमें एक्सप्रेशन में तो 0 से बड़ी होगी ना वैल्यू, तो 1 क्यों लेंगे? कहाँ पे बेटा 1 लिया है? सर जैसे 1 पे वैल्यू रखने पे 0 आ रहा है, पर 0 से तो बड़ी होगी ना n -1 की वैल्यू। हाँ तो बेटा सर आपने 1 लिया ही नहीं है। अच्छा बेटा, इन ब्रैकेट्स को कहते हैं ओपन ब्रैकेट्स। ओपन ब्रैकेट्स का मतलब बच्चों ये होता है कि यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती। इंफिनिटी भी इंक्लूडेड नहीं है, 1 भी इंक्लूडेड नहीं है। अगर आपको इंक्लूड करना होता है तो इंक्लूड करने के लिए आप ब्रैकेट इस तरह से बनाओगे। जब ब्रैकेट आप इस तरह से बनाओगे तो इसका मतलब ये होता है कि 1 इसमें क्या हो गया? इंक्लूड हो गया। लेकिन अगर आप इस तरह से क्लोज ब्रैकेट ना लगा करके ओपन ब्रैकेट लगा रहे हो तो इसका मतलब इसमें 1 इंक्लूड नहीं है, ये इसका मतलब है। ओके सर, ओके धन्यवाद। तो बच्चों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, x -1 x -3 ग्रेटर देन 0, ये क्वेश्चन। तो तुम कहोगे सर इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट आपको पॉजिटिव चाहिए, लेकिन सर ये पॉजिटिव कब हो सकता है? हमने कहा ये तो तुम बता सकते हो। हमने कहा अगर हम पहला वाला प्लस ले लें, दूसरा वाला माइनस ले लें, तो ये रिजल्ट अपने काम का नहीं होगा। तो ये पॉजिटिव कब होगा? तुम कहोगे जब सर ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, वो पॉजिटिव हो सकता है प्रोडक्ट, या ये नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव हो, तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो सकता है। हमने कहा हमें उससे मतलब थोड़ी नहीं, तुम हमको आंसर बताओ नेट में कि ये पॉजिटिव कब कब होगा। हमें उस x की वैल्यूज को बताओ कि ये कब कब पॉजिटिव होगा। हमें ये इतनी देर तक मत बताओ कि x -1 भी पॉजिटिव हो, x -3 भी पॉजिटिव हो, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो वो अपने काम का केस होगा। x -1 नेगेटिव हो, x -3 नेगेटिव हो, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, वो भी अपने काम का केस होगा। तो काम के केस से हमें क्या लेना देना? हमें तो आंसर से मतलब है ना, आंसर बताओ क्या होगा। तो तुम कहोगे सर आंसर निकालने के लिए नंबर लाइन बनाते हैं। देखो नंबर लाइन बना रहे हैं, ये बन गई आपकी नंबर लाइन। ठीक, अब नंबर लाइन पे एक एक फैक्टर को देखते हैं।
पहला फैक्टर क्या है, x-1 फिर x-3, दोनों को 0 करोगे तो पहले वाले से आएगा 1, यानी कि 1 से बड़े x डालेंगे तो पहला वाला फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और 1 से छोटे x डालेंगे तो नेगेटिव होगा, है ना। x-3 के लिए चेक करो, अगर हम उसमें 3 से बड़े x डालेंगे ओके जसलीन, अगर हम उसमें 3 से बड़े x डालेंगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और 3 से छोटे x डालेंगे तो वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। अब हमको क्या दोनों नंबर लाइन अलग अलग देखनी है क्या? कहोगे सर अलग अलग तो देखनी नहीं, दोनों नंबर लाइन हमें एक दूसरे पे मर्ज करनी है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी नंबर लाइन भी एक दूसरे पे क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। अब जब दोनों नंबर लाइन एक दूसरे पे मर्ज करोगे तो तुमको रीजन दिखाई देने लगेंगे कि वो कब पॉजिटिव हो सकते हैं, कब नेगेटिव हो सकते हैं। तो तुम क्या सोचोगे सर कि अगर हम 1 से, देखिए सर, अगर हम 1 से पहले यानी कि -∞ से 1 के बीच का रीजन लेते हैं, अगर हम -∞ से 1 के बीच का रीजन लेते हैं तो उसमें दोनों ही क्या है, नेगेटिव है, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी एक आंसर आपका क्या बन गया, -∞ से 1। दूसरा आंसर देखो, 1 से 3 के बीच में दोनों को जब हम मर्ज करते हैं तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब 1 से 3 के बीच में इनका प्रोडक्ट लेस देन 0 आ गया, जो अपने काम का नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, उस रीजन को छोड़ देंगे 1 से 3 को, हम 3 के आगे बढ़ेंगे। जब हम 3 के आगे बढ़ेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। तो एक और आंसर आ जाएगा 3 से इंफिनिटी। तो बच्चों आपका आंसर मैंने आपको निकाल के दे दिया कि अगर x-1 x-3 ग्रेटर देन 0 है तो इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग टू -∞ से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। बोलो भाई समझ में आया? यस सर। और अगर समझ में आ गया तो गिव मी थम्स अप, क्योंकि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेवी कर्व पैटर्न। क्योंकि अब आप कहोगे कि सर अगर हम लोग हर फैक्टर के लिए नंबर लाइन बना के सोचने लगे तो हम लोग को तो रात हो जाएगी ऐसे, है ना। अगर हम लोग हर फैक्टर के लिए ऐसे नंबर लाइन बना के सोचने लगे तो हम लोग को रात हो जाएगी, इसलिए रात को रात ना होने दो, समझ लो वेवी कर्व पैटर्न। तो हेडिंग डालो वेवी कर्व लास्ट वाले क्वेश्चन में x-1 ग्रेटर देन 0 और x-3 ग्रेटर देन 0 अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, और करके सॉल्व करके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको और करके बच्चा कह रहा है ऐसे लिख ले, लिख लो भाई। बच्चा ये कह रहा है x<1 यूनियन x ग्रेटर देन 3, बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं। यूनियन का मतलब और ही होता है, आप और भी लिख सकते हो। और का मतलब हिंदी में ये होता है कि ये दोनों आंसर एग्जिस्ट करते हैं, x1 से छोटा भी और x3 से बड़ा भी। बिल्कुल x<1 डायरेक्टली क्यों लिया, जैसे इक्वेशन से हम लोग उठते हैं तो वो इस तरह क्यों लिया, बता। मतलब फिर से बताओ, हम समझे नहीं तुम्हारी बात, दोबारा बताओ। जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे तो उसमें इस तरह x-1 = 0 और x-3 = 0 कर देते थे। हाँ तो बेटा वो तो इक्वेशन थी ना, ये इक्वेशन नहीं है, ये तो इनइक्वेशन है। इनइक्वेशन का मतलब ये इनइक्वालिटी है। इक्वेशन के तो रेस्ट्रिक्टेड सॉल्यूशन होते हैं, जितनी उस इक्वेशन की डिग्री होगी उतनी ही सॉल्यूशन होगी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके 2 सॉल्यूशन होंगे, क्यूबिक इक्वेशन होगी तो उसके 3 सॉल्यूशन होंगे, लीनियर इक्वेशन होगी तो उसका 1 सॉल्यूशन होगा। वो तो इक्वेशन है ना, लेकिन ये तो इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी और इनइक्वेशन का मतलब ये होता है कि ये इक्वेशन से डिफर करते हैं। इनइक्वालिटी में तो ऐसे x की कई सारी वैल्यूज हो सकती हैं जो उसको सेटिस्फाई करें, है ना, क्योंकि ये इक्वल टू 0 होता तो ये इक्वेशन होता, ये इक्वल टू 0 नहीं है, ये ग्रेटर देन 0 है। ऐसे कई सारे x है जिसके लिए ये प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता है, इसीलिए इतने सारे आंसर्स निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, ओके, अनंत ने कह दिया ओके सर, डर के मत बोलना।
जब समझ में आ जाए तो ही बोलना, वरना मैं रोक दूंगा, मैं वेवी कर्व पैटर्न बाद में पढ़ा दूंगा। पहले समझ लो, क्योंकि अगर आपको ये बिगिनिंग नहीं समझ में आई तो आपकी वेवी कर्व पैटर्न फिर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वेवी कर्व पैटर्न अब आ गया आपके सामने। वेवी कर्व पैटर्न कहता है कि बहुत आसान सा काम होता है, कुछ नहीं करना होता। आप सीधा सीधा ऐसे लिख लो, x-1 x-3 ग्रेटर देन 0, और वेवी कर्व पैटर्न पता है क्या कहता है? कहता है मैं तो खाली हूं, कहता है मैं तो खाली हूं, मेरे लिए काम कर लो, जितने भी फैक्टर है सबको जीरो कर दो, यानी x-1 को भी जीरो करो, x-3 को भी जीरो करो, और जीरो करने के बाद जो भी x की वैल्यूज निकल के आए उनको नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। उसके बाद बिल्कुल जैसे लहर चलती है नदिया में वैसे लहर चलाओ। ये देखो लहर चलती है ना ऐसे लहर। ओके, तो सबसे पहले यहां पे लिखना प्लस, ध्यान दो, सबसे पहले होता है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, बस हो गया। तो अगर ग्राफ नीचे चला जाए, मतलब लहर अगर नीचे चली जाए तो समझ लो वो लेस देन 0 का आंसर है, और लहर अगर ऊपर आ जाए तो वो ग्रेटर देन 0 का आंसर है ना। तो तुम कहोगे सर लहर कहां कहां ऊपर है? एक -∞ से 1 में और 3 से इंफिनिटी में। तो सर आंसर तो आ गया, x बिलोंग टू -∞ से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। देखो कितना आसान है वेवी कर्व पैटर्न, हो गया। कहोगे सर एक दो और कराइए, चलो अच्छा एक दो और करा देते सर अगर 3 टर्म थी वो तो सर यहाँ पर अगर 3 टर्म। हाँ हाँ बेटा, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, अभी परेशान ना हो। अभी एक ही क्वेश्चन में कहा, एक क्वेश्चन जरा सा है, उसकी क्या जानी है, छोटा है अभी बेचारा। दूसरा करते हैं, x-3 x+1 x+2 x-9। लो कर दी तुम्हारी इच्छा पूरी। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम 4 नंबर लाइन बनाओगे, 4 फैक्टर लिखोगे, अलग अलग रीजन में सोचोगे, उसमें तो फिर घंटी बज जाएगी। चलो आ गया वेवी कर्व पैटर्न। क्या कहता है? कहता है मैं तो एक चलती फिरती लहर हूं, सारे फैक्टर्स को जीरो कर दो, जीरो करो, और सारे फैक्टर्स से जो भी पॉइंट्स निकल के आए उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। चलो लिखो मेरे साथ। सबसे पहले क्या आएगा? -2, फिर -1, फिर 3, फिर एक 9, बस। और लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दो -∞, राइट हैंड साइड में लिख दो +∞। चलो लहर चलाओ। लहर हमेशा राइट हैंड साइड से चलेगी, ऊपर से। ये चली लहर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, बस। तो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट होंगी सबको कट करते हुए निकलती चली जाए। हो गया तुम्हारा काम खत्म, आंसर आ गया। जो नीचे वाला पोर्शन है वो लेस देन 0 के लिए है, और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो ग्रेटर देन 0 के लिए है। समझ में आया? तो कहोगे सर आंसर। ओके धन्यवाद। ओके आंसर, आंसर क्या होगा? कहोगे सर ग्रेटर देन 0 है, तो सर -∞ से -2, लेकिन सावधान यहां पे इक्वल टू 0 भी चाहिए। तो ये इक्वल टू 0 कब कब बन सकता है? क्योंकि सर 3 पे भी 0 बन सकता है, -1 पे भी 0 बन सकता है, -2 पे भी 0 बन सकता है, 9 पे भी 0 बन सकता है। तो ध्यान रखना, -2 पे 0 बन सकता है तो -2 को इंक्लूड कर लो, और इंक्लूड करने के लिए क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। यूनियन दूसरा आंसर, -1 से 3, -1 पे भी 0 हो सकता है, 3 पे भी 0 हो सकता है, इसलिए उन दोनों को भी इंक्लूड करो, और बीच के नंबर तो आ ही जाते हैं। यूनियन 9 से इंफिनिटी, 9 से इंफिनिटी, तो 9 को भी इंक्लूड कर दिया। और इंफिनिटी बच्चों कभी इंक्लूड नहीं होती, चाहे वो -∞ हो चाहे +∞, वो कभी इंक्लूड थोड़ा ना होती। ठीक है, तो बच्चों ये आंसर आपके सामने आ गया। बोलो समझ में आया? यस 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 सर।
ये होती है वेवी कर्व पैटर्न। अब आप कहोगे ऐसे तो फिर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अरे कई सारे छोड़ो, ह्यूज वैरायटी है क्वेश्चंस की, अभी तो शुरुआत की है। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन दें। यस सर। यस सर। अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल x minus 1 x plus 4 whole divided by x minus 3 less than 0। कहोगे सर ये तो क्वेश्चन डिवीजन का है, तो हमने क्या, उससे क्या होता है, डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन, 1/-1 जो होता है, तो चाहे उसमें माइनस ऊपर लिखो चाहे माइनस नीचे लिखो, बात तो एक ही होती है। तो बिल्कुल इसको वैसे ही सोचना है जैसे वेवी कर्व पैटर्न के लिए हो। शुरू करो अंताक्षरी, बोलो बिल्कुल वेवी कर्व की तरह, लहर पैदा कर दो। कैसे पैदा करोगे? कहोगे कि सारे फैक्टर्स को 0 कर दो पहले, और जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, और बोलो मैं तो एक लहर हूं। ये देखो चली एक लहर, बस चल गई लहर। लेकिन ये याद रखना, राइट हैंड साइड से लहर चलती है, चल गई लहर। ओके, तो यहाँ प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। सर अब की आंसर कौन सा चाहिए? लेस देन 0 वाला। तो लेस देन 0 कौन सा लेंगे? x बिलोंग टू -∞ से -4 यूनियन 1 से 3। ये आपका आंसर आ भी गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये एक वेव की तरह दिखता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? वेवी कर्व पैटर्न। सर अगर नंबर डिवाइड में तब भी काम कर जाएगी? अरे बिल्कुल, अभी तो बताया कि भैया अगर 2/-4 हो या -2/4 हो, तो ये दोनों बातें तो एक ही होती है ना। साइन तो ऊपर हो चाहे नीचे हो, बात तो एक ही काम करेगा वो। सर इसमें नेगेटिव क्यों लिया गया सारा? नेगेटिव क्यों लिया गया? मतलब क्योंकि इस इक्वेशन में लिखा है लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब वो वाला पार्ट लिखेंगे जहां पे माइनस वाला हो। अगर ग्रेटर देन 0 होता तो वो वाला पार्ट लिखते जहां पे प्लस प्लस होता। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में लिखा है, जो क्वेश्चन को लिखा है वही सॉल्व किया है। अगर क्वेश्चन में ग्रेटर देन 0 होता तो हम पॉजिटिव वाला पोर्शन लेते, और पॉजिटिव वाला पोर्शन क्या होता? -4 से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ओके बच्चों, समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखो, क्योंकि मैंने आपको कोई रूल थोड़ा ना लिखवाया है, लेकिन समझाया बहुत है। अब आप जरा इन सारे क्वेश्चंस में कॉमन ऑब्जर्वेशन देखो कि सब में x का कोफिशिएंट क्या है। कहोगे सबके x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है और +1 के बराबर दिखाई देगा। देखो सब में फैक्टर में x के कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है। तो इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा कि वेवी कर्व पैटर्न काम कर रहा है, लेकिन x के कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्वेश्चंस फिर अलग से कराए जाते हैं, जो आप धीरे धीरे अगले टर्म या उस पर उसके अगले टर्म देखते हैं। हम लोग जैसे जैसे करेंगे तो सीखेंगे। ओके, तो हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन था x² > 16, जिसका आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गलत जवाब दिया था। अब आप इस क्वेश्चन का सही जवाब कैसे देंगे? कहोगे सर ये हो गया x² -16 > 0, और सर हम इसको लिख सकते हैं x + 4 x - 4 > 0, और सर इसके लिए हम एक नंबर लाइन लगा देंगे, उस पे लिखेंगे -4 4 और चालू हो जाएंगे। फिर से वही बोलना, अपने मन में बोलो और काम करते चले जाओ। +∞ -∞, प्लस माइनस प्लस, हो गया आंसर। कौन सा रीजन चाहिए? ग्रेटर देन 0, अभी लिख देते हैं। x बिलोंग टू -∞ से -4 यूनियन 4 से इंफिनिटी। हो गया। तो थोड़ी देर पहले आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ
इस क्वेश्चन का गलत जवाब दिया था। अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को सही कैसे करना है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं अच्छे अच्छे। सर वेवी कर्व का लिमिटेशन एक बार फिर से बता दीजिए। लिमिटेशंस बेटा क्वेश्चन में सीखोगे, ये क्वेश्चन अभी जो दे रहे हैं वो लिमिटेशन उसकी बताएगा। ओके सर। क्योंकि बेटा थ्योरी ऐसा होता है ना, थ्योरी बता देंगे वो समझ में कम आएगी, क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ में आता है। ओके ये देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे प्ले लगा। क्या कह रहे हो सर? अभी जो क्वेश्चन कराया था उसका आंसर बता। हाँ ये देखो सर एक मिनट। हाँ आराम से लिखो। हाँ बोलो सर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 16 वाले में आंसर नहीं लिख सकते टू प्लस इन्फिनिटी एक्सेप्ट -1 को बेटा मेरे को आवाज नहीं आ रही है, क्या कह रहे हो सर? उसमें आंसर ये नहीं लिख सकते -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सेप्ट -1 टू +3। अच्छा एक बच्चा है वो कहना चाह रहा है कि सर हम इसके आंसर को शायद इस तरह से लिख ले, क्योंकि मेरे को उसकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन वो शायद कह ये रहा है, कह रहा सर ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स का मतलब ये होता है कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी एक्सेप्ट, उसने एक इंटरवल माइनस किया -4 से 4, ये। तो वो बच्चा इस आंसर को इस तरह से लिखने के लिए बता रहा है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना टिपिकल तरीके से लिखने की आपको आदत नहीं डालनी है। दिस इज द वेरी टिपिकल फॉर्म। आप इस तरह से लिखने की कोशिश मत करिए, क्योंकि फिर आप दूसरे क्वेश्चंस में परेशान हो जाएंगे। आपको जो वेवी कर्व पैटर्न बताया जा रहा है आप उसको फॉलो करें, ठीक है? यस। ओके तो आप बता रहे हैं वो लगभग सही है, लेकिन आप उसको फॉलो मत करिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस के लिए तो ठीक है, लेकिन आगे आप अटकने लगेंगे। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। और बच्चों अभी मैंने आपको एक लिमिटेशन बताई थी कि सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा कि आपके पास जो भी क्वेश्चन हो उसमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन चांस की बात है, अगर आप ध्यान से देखें, चांस की बात है, ये मेरा एरो जा रहा है और ध्यान से देखिए ये एक फैक्टर जो है ये गड़बड़ कर रहा है काम। यहां पर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, और इन इक्वेशन में माइनस मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। वो लेस देन 0 होगा तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो लेस देन 0 हो जाएगा। तो चलो उसमें माइनस मल्टीप्लाई करो। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे? x - 1 x - 2 x - 5 होल डिवाइडेड बाय 2x + 5 ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों ध्यान दो, बच्चों ध्यान दो। यस सर क्लियर। हाँ एक बच्चे का मैसेज आया है कि सर ये बताइए, आपने माइनस मल्टीप्लाई किया है तो आपने -x - 1 में नहीं किया, x - 2 में नहीं किया, सिर्फ 5 - x में किया। तो भैया मैंने माइनस एक ही बार मल्टीप्लाई किया है। अब वो एक माइनस आपकी श्रद्धा है, चाहे आप x - 1 को दें, चाहे आप x - 2 को दें, चाहे आप x - 5 को दें। हमने एक ही माइनस मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस थोड़े किए हैं, तो हम वो एक माइनस x - 5 - x को दे रहे हैं जहां हमारी रिक्वायरमेंट है। बोलो भाई। सर आपने वो जो ग्रेटर देन 0 था सर वो लेस देन 0 देख लीजिए। क्या लेस? हाँ बताया तो, माइनस का मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। लेस देन 0 होगा तो ग्रेटर देन 0 हो जाता है, ग्रेटर देन 0 होगा तो लेस देन 0 हो जाएगा। ओके दूसरी पॉइंट समझो, एक बच्चे का और मैसेज आया है, बड़ी तेज मैसेज कर ले रहे हो तुम लोग यार, सब समझ में आ रहा है क्या? ओके दूसरे बच्चे का मैसेज आया है कि सर ये बताइए कि आपने जो इससे पहले क्वेश्चन कराया है, हम तो जब सर छोटे थे तो हम छोटे में ऐसे करते थे। देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखो जरा, वो कैसे बता रहा है। वो ये कह रहा है कि जो x - 3 है सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 में डाल दीजिए। सुनो, वो कह रहा है कि x - 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 में डाल दीजिए।
और वही चीज वो यहाँ पे भी करना चाह रहा है। कह रहा सर यहाँ पे भी 2x + 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 में डाल। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा, ये एक और लिमिटेशन है। अभी तो मैंने आपको बताया कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाते हैं, पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। एक और लिमिटेशन भी सुन लो, किसी भी इन इक्वेशन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अगर आपकी करने की बहुत इच्छा है, मान लीजिए आपका मन ही नहीं मान रहा है, तो फिर आप एक काम कर लेना, आप पहले 100% श्योर कर लेना कि जिसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हो वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 100% पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, अदरवाइज नहीं। तो क्या 2x + 5 क्या पॉजिटिव है क्या हर बार के लिए? कहोगे सर नहीं, ये कोई सर परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी नहीं है, इसकी पावर कोई 4 थोड़ी नहीं है कि जो ऑलवेज पॉजिटिव है। सर अगर वहाँ पे मॉड में लिखा हो तो सर कर लेते। हाँ, मॉड का तो रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तब आप उसको उड़ा देते। उसके क्वेश्चंस हम आपको आगे कराएंगे, लेकिन अभी जो आपने पूछा उसका मैंने आपको जवाब दिया कि इनइक्वालिटीज में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, और अगर करेंगे तो पहले आपको श्योर करना पड़ेगा कि वो ऑलवेज पॉजिटिव हो, तभी आप उसको हटा सकते हैं, यानी कि 0 में डाल सकते हैं, यानी उसको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं, और रूल्स में लिखा रहता है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर को इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड किया जाता है, लेकिन वो नंबर पहले पॉजिटिव होना चाहिए, ये आप श्योर कर लीजिए। और चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो, वो दोनों तरफ से डिस्कार्ड हो सकता है, बस ये आपको श्योर करना पड़ेगा कि वो ऑलवेज पॉजिटिव है। लेकिन यहां पर ऐसा केस नहीं है, कोई 2x + 5 होल स्क्वायर थोड़ी नहीं है जो ऑलवेज पॉजिटिव होगा डिस्कार्ड कर दे, ठीक है। तो आप धीरे धीरे करके ऐसे ही इनइक्वालिटीज के लिमिटेशन सीखेंगे। तो अभी तो हम लोग को बाय द वे ये क्वेश्चन करना है, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपने निकाल लिया होगा, और लिमिटेशन भी आपको समझ में आ गई होगी 100% कि इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, और अगर आप इनइक्वालिटी से किसी भी फैक्टर को रिमूव कर रहे हैं, डिस्कार्ड कर रहे हैं कैसे भी करके, तो आप पहले श्योर कर लीजिएगा कि वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे आप न्यूमरेटर से डिस्कार्ड करें चाहे आप डिनोमिनेटर से डिस्कार्ड करें। जब तक वो पॉजिटिव नहीं होगा तब तक आप उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते, मतलब हटा नहीं सकते। डिस्कार्ड का हिंदी मतलब है आप हटा नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते, ये मतलब। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। ओके, तो फिर से गाना गाओ। चलो क्या करेंगे, सारे फैक्टर्स को 0 करो। तो क्या आएगा पहले, -5/2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 5। ओके, ये यागेश नाम है, बताइए यागेश है कि योगेश है, क्या नाम है ये? योगेश। चलो भैया लहर चलाओ, ये चली लहर, लहर 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 लहर, देखो चल रही। लहर चलाने में मजा बहुत आएगी, एक बार आदत पड़ जाए बस तुम लोग की। -∞ +∞, ठीक है। ओके बच्चों, एक लिमिटेशन इसी क्वेश्चन में और बता दें, बोलो ताकत है समझने की? यस सर। एक लिमिटेशन और बता देते हैं, आओ इसी क्वेश्चन में, इसको = 0 कर लो, ठीक है। आओ चलो, अब ये बच्चों ये = 0 कब हो सकता है? ध्यान दो बच्चों, ये जो पूरा फंक्शन है ये = 0 कब हो सकता है? तुम कहोगे सर x1 हो तो 0 हो जाएगा, 2 हो तो 0 हो जाएगा, 5 हो तो 0 हो जाएगा। लेकिन बच्चों ध्यान देना, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं किया जाता है, क्योंकि किसी भी फंक्शन का आपने अगर डिनोमिनेटर 0 कर दिया तो एनी रियल नंबर अपॉन 0 वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसलिए जब भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 लिखा हो तो आप डिनोमिनेटर को कभी भी 0 नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान देना होगा। यानी इसका आंसर क्या हुआ, शुरू करो, कौन सा चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हो गया। चलिए लिखाइए आंसर, x बिलोंग टू, चलो लिखवाओ बेटा,
कहाँ से चलना है? माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस इन्फिनिटी से फाइव -5/2 ओपन इंक्लूडेड नहीं है। हाँ यस यस 1 से 2 इंक्लूडेड यूनियन 5 हाँ अभी कर रहे हैं वेट करो कर रहे हैं 5 से इन्फिनिटी। ऐसे हाँ 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 ओके। तो बच्चों ये देखो इंक्लूड करने के लिए ऐसा साइन ओके समझ में आया आप लोग को? यस सर। ओके बच्चों तो और पढ़ना चाहोगे कि क्लास ओवर कर दें? सर एक दो और क्वेश्चन करा लीजिए अगर पॉसिबल हो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्लास है 6 बजे से। क्या कह रहे हैं बच्चों? बस करें सर अभी 5 मिनट है सर। अभी 5 मिनट है। यस सर। अच्छा चलो 5 मिनट में एक क्वेश्चन कर देते हैं लेकिन इजी वाला देते हैं क्योंकि आखिरी में टफ वाला दे देंगे तो फिर काम बिगड़ जाएगा क्योंकि अब इसके और भी कंसेप्ट है ना। एक इजी क्वेश्चन दे देते हैं एक इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं। ओके लेट्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास x minus 1 x square minus 4 होल डिवाइडेड बाय x plus 7। कहोगे सर ये तो आपने बहुत इजी दे दिया लेकिन चलिए कर देते हैं। x minus 1 ऊपर वाले x को ऐसे लिख लो x minus 0 तो इसको ब्रेक कर दो x plus 2 x minus 2 होल डिवाइडेड बाय x plus 7 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन बना दो। ये देखो नंबर लाइन मैंने बना दी। अरेंज कर लो फैक्टर कैसे आएगा -7 1 नहीं 1 का आएगा -2 उसके बाद 0 उसके बाद 1 उसके बाद 2 आ गया। चलो स्टार्ट करो। चली चली लहर चली 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 कितनी मस्त चलती है देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस इन्फिनिटी या प्लस। ठीक स्टार्ट करो आंसर लिखना। कहोगे सर डिनोमिनेटर 0 मत कर दीजिएगा गलती से भी। हाँ डिनोमिनेटर नहीं 0 करेंगे लेस देन 0 चाहिए तो लेस देन 0 इज माइनस इन्फिनिटी से -7 यूनियन -2 से 0 यूनियन 1 से 2 आंसर आ गया। यस सर। यस एक सेकंड क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्वेश्चन दिखा दें? अच्छा ये क्वेश्चन है। हाँ सर। हाँ बच्चों बताओ बोलते रहो सुन रहे सर ये जो आपने लेस देन इक्वल टू 0 लगाया सर इसमें इक्वल टू लगा रहा है ये जरूरी है? लेस देन इक्वल टू 0 मतलब ये इसके क्वेश्चन में दिया है लेस देन इक्वल टू 0। ये सर इसके पिछले वाले क्वेश्चन में आपने लगा दिया था सर वो जरूरी है कि लगा ही रहे? नहीं ये क्वेश्चन में हमने बना दिया था। क्वेश्चन में ग्रेटर और इक्वल टू 0 बना दिया। ग्रेटर देन 0 कर दोगे तो जो पॉइंट इंक्लूड किया वो एक्सक्लूड कर देना क्योंकि फिर हमें इक्वल टू 0 नहीं चाहिए होगा। ओके सर ठीक है। हाँ सर एक क्वेश्चन पूछना और था। अगर 11 के किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप वो क्लास ले लेंगे ना? हाँ हम क्लास ले लेंगे। आपको अपने एडमिन जो भी एडमिन आपका होगा उस ग्रुप में मतलब आपने जिस सेंटर पे एडमिशन लिया है उस सेंटर में देखो किसके थ्रू मतलब तनुज सर से बोलना या रोहित सर से बोलना वो आपको बताएंगे। सर तो अगली क्लास आप संडे को लेंगे? बेटा इस अगली क्लास के लिए आपका जो ग्रुप है ना उसमें आपका कौन मैनेज करता है? आपकी एडमिन कौन है मतलब उसमें वो देखो या रोहित सर से बात कर लेना। रोहित सर से टॉक टू रोहित सर वो आपको बताएंगे कैसे क्या होगा। ओके सर। यस बेटा। सर एक ग्राफ पूछना था। हाँ पूछो। सर x पावर 4 इक्वल टू y स्क्वायर। x की पावर 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर। जी ग्राफ तो हम बता सकते हैं लेकिन अब बेटा इसका टाइम ओवर हो गया है तो मैं इतनी देर तक उस पर टाइम दे नहीं पाऊंगा और समझ में कम आएगा तो मैं आपको अगले टर्न पे बता दूंगा। सर अब भेज दीजिएगा सर समझने की कोशिश कर लें।